ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। फाइन। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाए, परिचय हो जाए थोड़ा, फिर हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। मैं गुड अपना मॉर्निंग। स्क्रीन हाँ, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सनी है सर। हाँ मैं रांची का रहने वाला हूँ। हाँ और हाँ। इस बार पिछली बार मैंने जेपीएससी को जस्ट अटेम्प्ट मतलब फॉर्म भर दिए थे और दे दिए थे। तो पिछली हम्म बार तो हो नहीं पाया था। और हम्म। मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी दे चुका हूँ और 2 बार मेंस लिखा हूँ, एक बार इंटरव्यू तक गया हूँ यूपीएससी का। हाँ और हाँ। 2 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया हूँ। अच्छा सनी जी, तो ओके, लग रहा है कि आपसे मेरी पहले बात हो चुकी है क्या? ऐसा तो फील हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बात हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तब मतलब आपका इस प्रोसेस में काफी टाइम से दिए हुए हैं, और काफी मतलब एक तरह से लकी अनलकी लकी अनलकी का थोड़ा सा हम्म गेम चल रहा होगा, हम्म है ना? ठीक है, तो वही कोई सर, नहीं। इस बार जब जेपीएससी का आया तो जब दिए पेपर तो फिर ये फील हुआ कि एक थोड़ा सा गाइडेंस इसमें मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इसमें मतलब एकदम फिक्स है कि कहाँ से क्या आना है नहीं आना है। और थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी जो है, वो कैब जो है इसका थोड़ा सा मेरे लिए नया है। हाँ 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 हाँ। तो इसी के लिए लगा कि कोई एक गाइडेंस मिलता बेटर तो सही रहता इसमें। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो चलिए और तारा जी आप? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हम तारा है फ्रॉम जमशेदपुर। ओके। और मेरा लास्ट टाइम जेपीसी पीटी दिए थे। हाँ एक मिनट हाँ, सर, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बोलिए। अनेबल टू ज्वाइन, एक और किसी का है कि अनेबल टू ज्वाइन, एक सेकंड ना। हाँ बोलिए बोलिए। कंटिन्यू कीजिए। एक और कोई आए हैं, उसको थोड़ा ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। सर आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो ठीक है सनी जी, तो हम अभी शुरुआत करते हैं, है ना? एक और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइनिंग में, क्योंकि मैंने, मेरा ही मिस्टेक था, है ना? दूसरा आईडी से मैंने मीटिंग को शेड्यूल किया, और दूसरा मीटिंग से, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं था। और अभी हमने क्या किया है, अभी दूसरा आईडी से किया है, तो ठीक है। अभी एक और आज 2 मिनट रुक जाइए, मैं फिर सेशन को शुरू करते हैं। अभी कोई है उज्जवल करके, है ना? 2 मिनट रुक जाते हैं फिर हमारा, ताकि किसी का कोई मिस ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि फिर से मुझे रिपीट करना पड़े। 2 सेकंड रुकिएगा। क्या प्रॉब्लम हो गया इनको? ओके, क्योंकि आ गए, ठीक है ना? नवनीत उज्जवल जी, ये काफी एक्सपीरियंस है। नवनीत जी फाइनली आप जुड़ गए ना? दिक्कत हो रहा था आपको ज्वाइन करने में? जी 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 सर, दिक्कत हो रहा था। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अमर एक और जुड़ गए, अमर जी भी जुड़ गए, है ना? ठीक है, हमारा भी इंट्रोडक्शन सेशन ही चल रहा है ना? तो देखिए, हमारा सनी जी का इंट्रोडक्शन हो चुका है। आप लोग में अमर या तो नवनीत, कोई एक आप लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हम सेशन को शुरुआत करेंगे। क्योंकि डायरेक्टली सेशन को शुरुआत करने से पहले वी शुड गेट टू नो लाइक व्हाट योर बैकग्राउंड, है ना? ऑल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तभी हम लोग एक सेम पेज पे आके अपना सेशन को शुरू कर सकते हैं, राइट? तो कोई भी आप लोग एक इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं, अमर जी या तो नवनीत जी। जी जी, मैं करता हूँ सर। मैं नवनीत उज्जवल, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। मैंने अपना मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, और 2 3 अटेम्प्ट मैंने जेपीएससी के दिए हैं, सीडीपीओ का भी दिया है। इस बार मेरा टारगेट 14 जेपीएससी को लेकर है। तो सर के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ें, यही मेरा प्लान है। अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, अमर आनंद। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर मैं अभी रिसेंटली दिल्ली में रह रहा हूँ और डीयू से
बीए पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहा हूँ अभी, मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है सर। ऑलराइट। मैं 2025 का जो जेपीएससी उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है सर कि इसमें अपीयरिंग वाले स्टूडेंट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते फॉर्म जेपीएससी के? ये नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कब तक लोग अलाउड कर रहे हैं ना। अपेयरिंग में मोस्टली जैसे यूपीएससी अलाउ करता है ना, हर एग्जाम जो उसका रहता है कि मुझे इतना डेट से तक आपका पूरा क्लियरेंस चाहिए डिग्री, है ना, वो डेट ऑफ ये रहता है कि कब तक पासिंग आउट और कब कौन सा मंथ तक मुझे चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स। तो अपेयरिंग इज अलाउड फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड कि जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट, तब तक आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा या नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है कि कब तक वो डिमांड करता है। अदरवाइज अपियरिंग इज वेरी मच अलाउड। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि से हम लोग का सेशन जो खत्म होता है वो मई जून तक में खत्म हो जाता है, और मेरा हाँ सेकेंड ईयर चल रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर मई जून तक मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बीए का। तो हमको लग रहा है कि मैं शायद अपीयरिंग हो सकता हूँ उसमें, क्योंकि जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो लास्ट में होता है सर, जहाँ तक किसी से बिल्कुल मैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू के टाइम में होता है शायद वो। लेकिन शायद वो जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में जेपीएससी का, मुझे तो एग्जैक्टली अभी रिमेम्बर नहीं है, अभी बाकी लोगों से कंफर्म करते हैं कि शायद पासिंग आउट जैसे होता है ना कि 10th कब किया, कौन से ईयर में किया, परसेंटेज कितना है, जी 12th कब किया, कौन से ईयर में, तो शायद वो अगर है तो आप अपेयरिंग लिख के वहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं आई गेस। अब बाकी लोग कंफर्म करेंगे कि शायद ये डिटेल्स मांगता है या नहीं मांगता है नहीं सर, जेपीएससी। इस मतलब अगर इस साल फॉर्म आएगा तो ये नहीं भर सकेगा। अच्छा। क्योंकि ये अपीयरिंग में, क्योंकि डॉक्यूमेंट इसका रेडी, मतलब वहां पे जो भराता है ना वो नहीं भर पाएगा ये। तो इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें ग्रेड वगैरह सब देना पड़ता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपका टीसी सीसी ये सब रिक्वायरमेंट होता है, तो हाँ डिग्री वही देख। वही वही मेरा ये था कि आपका जो पासिंग ईयर है ना, कौन कितने मार्क्स से पास किए हैं, वो सब भी फॉर्म फिलअप के टाइम भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में डिटेल्स मांग लेता है वो। हम्म, तो ठीक है, कोई नहीं, तो इतने एटलीस्ट आप इस चीज के लिए अवेयर हैं कि आपने अभी आपका इतना सारा टाइम बचा हुआ है और इस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं, तो बाय द टाइम यू विल गेट योर बैचलर्स डिग्री, है ना, you will be very much, you know, confident about JPS exam or in fact any other exam which you are preparing for. Okay, at least good that you are very much aware of it. Okay, तो थैंक आप यू सर। ऑलमोस्ट, हाँ एटलीस्ट ऑलमोस्ट सबका हो गया। तारा जी आपका पेंडिंग है, अगर आप क्विकली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो फिर हम अपना सेशन को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज इफ यू आर नॉट ओके दैट इज ऑल्सो फाइन। Not okay, sir. ओके ओके फाइन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सिलेबस तो आई गेस कि ऑलमोस्ट, है ना, अमर जी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंस ही लग रहे हैं ना, तो सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, है ना। सिलेबस पे ज्यादा हम देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, लेट मी शेयर, लेट मी शेयर। ओके, नाउ आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? हाँ ओके, सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो सबसे पहले इस जाने से पहले, सिलेबस को डिटेल में जाने से पहले, मैं ये एक मार्कशीट शेयर करना चाहता हूँ। जो पिछला जेपीएससी, देखिए आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये आपका 7 to 10 जेपीएससी का फाइनल का मार्क, आई मीन फाइनल इन द सेंस मेंस का मार्कशीट है, और ये इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड भी किया था, है ना। तो आप इस मार्कशीट को देख के कहाँ पे लग रहा होगा कि बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में आया होगा कि नहीं आया होगा? आप लोग थोड़ा सा देखिए तो कहाँ पे इसका, कहाँ पे लग रहा है कि कौन सा पेपर में ये लैग कर गया है, या तो हो सकता है कि आपका इसका सिलेक्शन हो भी गया हो। इस मार्क्स से देख देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए आपको पता है ना 950 का टोटल मार्क्स होता है मेंस में, और इस बच्चा का मार्क्स आया है 5, मतलब 550। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि मार्क्स कैसा है एज पर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? ये आपका एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर है, या तो बिलो एवरेज है, और अबव एवरेज? कैसा लग रहा है फिर आपको? बोलिएगा, आप लोग जेपीएससी का ही है ये मेंस का? सर पेपर 2 को छोड़ के सर बाकी में पेपर में तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, खाली, और ये पेपर आपका कौन सा है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला, राइट? लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हाँ, ये बंदा
7 to 10 जेपीएससी में देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड, दैट मीन्स ये इंटरव्यू के लिए गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू, है ना। लेकिन सेम बच्चा का अभी जो अभी बैकलॉग का एग्जाम हुआ है ना, जो उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, ये बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया था 7 to 10 जेपीएससी में, लेकिन बैकलॉग में इसका आ गया, सिलेक्ट हो गया, और उसका रैंक था 10th या 9th, ठीक है। तो मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो देखिए थोड़ा सा मीथ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेपीएससी में जो हम लोग बात करते हैं या तो सिस्टम में पहले से चला आता है कि थोड़ा सा कि पेपर लीक सेटिंग, उस चक्कर में बात कर रहा हूँ। बट अगर आप इस मार्कशीट को देखेंगे, इस लड़का का देखेंगे, तो अगर 7 to 10 जेपीएससी में भी इंटरव्यू दिया, बैकलॉग में भी सिलेक्शन हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक ये सेट हो रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपका उसी बच्चा का बार बार हो सकता है। अगर सेटिंग होता तो शायद एक बार सेटिंग कर लिया होता, दूसरे बार में बैकलॉग के एग्जाम पे नहीं हो पाता। या तो अभी जो 11 to 13 जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है कि सेम बच्चा यहाँ पे भी आ जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि बच्चा आ जाएगा यहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कि अभी इसको मिला है जेल सुपरिटेंडेंट, यहाँ से हट के अच्छा पोस्ट मतलब मिलेगा, तो यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, सेटिंग आप एक लिमिट तक बोल सकते हैं कि होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ना, फर्स्ट जेपीएससी सेकंड जेपीएससी का, बट धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी की तरफ जेपीएससी भी बढ़ रहा है। और आप ये नहीं बोल सकते कि हर सीट सारा सीट आपका सेटिंग से ही होता है। ये मार्कशीट इसका मैं एग्जांपल के लिए आप लोगों को ट्रस्ट मतलब के लिए कि ऐसा नहीं है कि अगर सेटिंग होता तो एक बार सेटिंग काम करता, दूसरा बार नहीं होता, तीसरा बार भी नहीं होता, ठीक है। और चलो हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि मार्क्स का क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देखो यहाँ पे कट ऑफ भी देख लेते हैं, वही 7 वाला ही का कट ऑफ है। आप जिस कैटेगरी में हैं आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। ये तो लेकिन क्या होता है कि अगर आप कट ऑफ में रहेंगे तो देखिए ये इसका अगर देखेंगे, वो शायद ये मान के चलो जनरल का ही कट ऑफ लेते हैं 532, ठीक है। अगर 532 का कट ऑफ है मतलब इसका बॉर्डर मार्क्स है, राइट, बॉर्डर मार्क्स है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये इसका कितना कट ऑफ है, 550, ओके। 530 इसका मतलब 20 मार्क्स से भी ज्यादा है इसका, जबकि ये जनरल कैटेगरी का नहीं था, ये था आपका एसटी का था, तब भी इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, ठीक है। इसीलिए फिर उसको नेक्स्ट टाइम देना पड़ा। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है। थोड़ा सिलेबस तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये सबके पास होगा, है ना, कि कैसे कौन सा पेपर में क्या मार्क्स है, कितना वेटेज है, आप सभी को पता होगा, है ना। इसमें हम अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है तो आपको चाहिए तो मैं दे भी दूंगा कि कौन सा मार्क्स है। तो आई होप कि ये सब आपने अभी तक बैकग्राउंड में होमवर्क अपना कर लिया होगा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नो यहाँ सर। तक अच्छा, ठीक है, ओके। तो अब ये सिलेबस पे हम नहीं जाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। मैं आप लोगों को ये सबके पास होता है तो क्यों फिर इसी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरा वैसा ये भी नहीं रहता कि मैं आपको जो चीज़ सबको पता है वही चीज़ मैं आपको बताऊं, है ना, कोई फायदा नहीं है, नो बेनिफिट। हमको कॉस्ट बेनिफिट देखना है। देखो शायद यहाँ पे अगर होगा तो इसमें, ओके इसमें शायद नहीं है, ओके। तो चलो हम बात करते हैं कि पिछला बार ये कौन सा है, ये शायद तो आपका 14 जेपीएससी, एक सेकेंड, एफडीआई, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं मेंस का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आपको क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे आता नहीं है। तो चलो ये 7 जेपीएससी का 7th वाला पहले देखते हैं, भाई 11th वाला में आते हैं। देखिए ये साइंस हो गया, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा पहले इकोनॉमी वाला में देखना चाहता हूँ। यस, ये देखिए ये आपका है 7 जेपीएससी का इंडियन इकोनॉमी का। ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट मोर और लेस आप लोगों को सब बन जाता है ना, पीटी में जो पढ़े होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, देखिए क्वेश्चन आपको देख के नहीं लगेगा कि मेरे को नहीं आता कोई सा भी क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देखिए ये वही 7 to 10 जेपीएससी का है। सिंपल क्वेश्चन है नेशनल इनकम और उसका वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। या तो जो बजट में सिर्फ ऐसे ही लिखने के लिए बोला था, लेकिन जो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आप यहाँ पे देखो, है ना। आप तो बजट पे लिख देंगे, नेशनल इनकम पे लिख सकते हैं, जब बात आती है 40 मार्क्स की, तब 40 मार्क्स के लिए आप इतना सारे चीजें इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। कोई बता सकते हो इस पॉइंट के लिए कि कोई सा भी अगर, क्योंकि देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ एक्सप्रेशन। सिमिलरली आपको
5 ईयर प्लान के बारे में नोट लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन मार्क्स का वेटेज देखिए 40 मार्क्स। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन आता नहीं है, ना ही आपको उसका इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन जब आप मार्क्स पे जाएंगे ना, तो ये आपका फिर कॉलेज वाला, जो कॉलेज में आप लिखते हो, यूनिवर्सिटी में लिखते हो, वो नहीं आएगा काम। कितने लोग एग्री करते हो? क्योंकि देखिए क्वेश्चन सिंपल रहेगा, कोई सा भी क्वेश्चन देखिए, चारों जैसे मैं इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ 4 क्वेश्चन, तो ऐसा देख के आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा या लिख नहीं पाऊंगी? क्या फील हो रहा है आप लोगों को? लिख लेंगे। हाँ, लिख लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब मास फेच करने की बात आती है कि कितना हमको, मतलब जो कट ऑफ होता है, बेसिकली हमारा फाइनल एम टारगेट क्या होता है कि हमारा मेरिट में आने की बात होती है ना, कि हमारा मेरिट में आ जाए। अब उस मेरिट में, मतलब कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्जाम है, अब उस मेरिट के आने के लिए आपको कितने डायमेंशन में, कितने वर्डिंग का जो सिलेक्शन होता है ना, कि कौन सा वर्ड पे कितना लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, प्रॉब्लम वहां पे फंस जाती है। और कुछ हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसमें कुछ, सर हाँ बोलिए। इकोनॉमी के सिलेबस में सर जैसे जो भी सेक्शन है, उस हाँ सेक्शन से 2 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 में से कोई एक लिखना रहता है। हाँ, वो वही यहाँ पे भी देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखिए, सेक्शन 2 है ना, और में दिया हाँ है, हाँ। तो आप या तो आप राष्ट्रीय आय में लिखिए, नेशनल इनकम में लिखिए, या तो बजट पे लिखिए, दो में कोई एक में लिखिए, 40 मार्क्स वो एलोकेशन उसका है, वेटेज। इसमें सर ये मैं देख रहा था कि जो सिलेबस है जिसमें टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक ऊपर वाले कंटेंट है, मतलब 1 to 5 से देता है, दूसरा हम्म। क्वेश्चन जो है सर वो 10 टॉपिक से देता है। तो अगर सर देखिए आपने यहाँ 1 to, हाँ सर, यहाँ पे देखिए, वो जितना भी इंस्ट्रक्शन है ना, देखिए सबसे पहले 5 क्वेश्चन, मतलब 5 सेक्शन है। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन, ठीक है। ईच सेक्शन कैरीज 40 मार्क्स, मतलब ईच सेक्शन, तो अब 5 सेक्शन हो गया, 1 2 3 4 5, और सब में कितना है, 40 40 40 40 और 40, तभी आपका 200 मार्क्स होता है। 5 × 40 200। आप कह रहा है कि किसी में सेक्शन 1 टोटली किस में रहता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। तो ये आपका चला गया इधर, है ना। सेक्शन 2 to 5 कंटेन्स 2 ऑप्शनल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव, 2 ऑप्शनल, अब 2 में से एक करना होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत है। हाँ सर, तो जैसे क्वेश्चन से सर देख रहे थे, जैसे जैसे एक सेक्शन ए है सर, तो उससे 2 क्वेश्चन है। जैसे ये तो स्क्रॉल करिए सर, नीचे मेंस वाले क्वेश्चन पे आइए, वो डिस्क्रिप्टिव पे। ठीक है ठीक है ठीक है, आते हैं। तो इस पे सर जैसे जैसे राष्ट्रीय आय और बजट, ये दोनों सर सेक्शन ए का ही टॉपिक है सर। तो हाँ हाँ एक हाँ, क्वेश्चन, सिलेबस वाइज आप पूछ रहे हैं, हाँ ये सिलेबस हाँ वाइज हाँ सर, करेक्ट है। बिल्कुल तो सही है, दोनों हाँ तो सर बोलिए। एक, तो ये देखिए दोनों ग्रुप ए सेक्शन का ए हो का ही गया। है ना। हाँ सर, जैसे नेशनल इनकम वो सर देखिए 1 to 5 में हाँ आता है, हाँ और हाँ बजट हाँ, शायद नीचे में आता है। देखिए ये अब ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद बजट भी इसी का पार्ट है, देखिए 8 वाला पॉइंट है ना, सेक्शन ए का ही हाँ पार्ट है। हाँ। मतलब मेरा कहना था सर, जो पहला क्वेश्चन है वो टॉपिक 1 to 5 के बीच का है, और जो सर बजट वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए टॉपिक 6 to लेकर के 10 या 11 तक का जो टॉपिक है सर, उसमें से है। मतलब पहला क्वेश्चन ये लोग ऊपर वाले सेगमेंट से उठाता है, और दूसरा हम्म। क्वेश्चन सर नीचे वाले सेगमेंट से उठाता है। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, आप देखिए सबसे पहले इसका ये देखिए, यहाँ पे ये आप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर गए। पेपर 5, देखिए यहाँ पे ग्रुप ए में आपका बेसिक फीचर, मतलब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है वो पढ़ना है, और यहीं से आपको अच्छा दोनों दोनों क्वेश्चन पूछा है। देखिए नेशनल इनकम भी था, और जो पॉइंट नंबर 8 हमने देखा था ये बजट, वहीं से पूछा। आप ग्रुप बी में जाते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलता है, तो इसका मतलब ग्रुप एक से ही आपका दोनों क्वेश्चन था, अभी हमने देखा अभी, हम्म। है ना। वो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप ए से एक क्वेश्चन रहेगा, फिर ऑल्टरनेटिव और में देके आपके ग्रुप पे जाएगा, क्योंकि हमने अभी अच्छा, सेम चीज देखा है यहाँ पे, मतलब यही आपका क्वेश्चन है, राइट। मतलब ग्रुप ए से ही 2 क्वेश्चन होगा, आपको तो उसमें से कोई एक बिल्कुल पूछना है। बिल्कुल, वही तो हमने देखा अभी। अब जो हमने देखा है वही चीज देखा, ये वाला था अभी इस बार का है, या तो यहाँ पे छोड़, अभी उसी पे आते हैं, हमारा कहाँ था एक क्वेश्चन, ये वाला था, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था, हाँ। तो नेशनल इनकम और बजट किसका पार्ट है, तो ग्रुप ए का ही पार्ट है, ग्रुप अच्छा ए का ही पार्ट है, दोनों ग्रुप ए का पार्ट है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी का दोनों मिला के, तब तो और इजी पड़ जाएगा आपके लिए एग्जाम, है ना।
तो आप एक ग्रुप ए का कोई तैयार कीजिए, ग्रुप बी का एक प्रिपरेशन कीजिए। नो, दैट इज नॉट द केस। अब ये देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ग्रुप बी का पहला ही क्वेश्चन था। आई मीन ग्रुप बी का, ये आपका ग्रुप बी से फिर आपका ग्रुप बी से फिर 2 क्वेश्चन बनेगा, 2 में फिर आपको एक करना होगा। इस टाइप से, मतलब ऐसे क्वेश्चन देख को ऐसा लग रहा है ना? क्या सही, मतलब मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ ना? बाकी लोग जो अभी इतने दिन से प्रोसेस में है, सही बोल रहा हूँ ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है। नहीं नहीं सर, सही अब बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ चलो, अब हम बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर देखो बजट की ही बात कर लेते हैं, यही वाला अभी देखो हमारा मेन मोटो क्या है कि इस 40 मार्क्स को कितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, क्या हमारा एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, क्या हमको जो स्टैंडर्ड बुक्स है इसके अलावा उस पर जाने की जरूरत है, किसी भी टॉपिक पे। हम अभी सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। आपको क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सरल लग रहा है, क्योंकि हम जब भी इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, यही से शुरुआत ही करते हैं सिविल सर्विस में, है ना? और सिमिलरली थोड़ा सा बजट वगैरह एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट, है ना? स्टैटिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होगा कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल बजट, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, या इस नाम का उल्लेख है या नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, रेवेन्यू, है ना, कैपिटल, उसके अंदर की जितनी भी चीजें, मैं तो बहुत सारे वीडियो बनाया भी, वो भी झारखंड का इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड, वो सबको आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? फॉर एग्जाम्पल आपको डायनेमिक कंटेंट देना होता है, बहुत सारे पेपर में देना होता है, अगर आप छोड़ दो कि हिस्ट्री को छोड़ के, है ना? और ज्योग्राफी में भी आपको दे सकते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में अगर झारखंड का सिलेक्शन देखोगे, तो जहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ना? अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में झारखंड में कौन, अभी मैं बताऊंगा उसको डिटेल से कि कहाँ पे आपको, जो करंट अफेयर्स जब तक आप नहीं देंगे, डेटा नहीं देंगे, तब तक आपका आंसर, मतलब एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट का जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप ऐसे, अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के आपको लगे हमको ये भी आता है, ये भी आता है, हम लिखने का दोनों ले सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, आप जब तक आपको मार्क्स नहीं आता है, और मार्क्स आने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा और, है ना? फिर हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आपका इसमें आते हैं, अभी देखो, ये फूड सिक्योरिटी, अभी ये हमारा पेपर है इस बार का, है ना? इस बार जो दिए होंगे, ये पेपर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट? ये इस बार का इकोनॉमी का पेपर है। तो आप देख सकते हो कि फूड सिक्योरिटी और आपका है एफडीआई। तो क्या, मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अगर 10 पेज में भी लिखने के लिए बोलेगा ना, मतलब आपको 2000 वर्ड में भी लिखने के लिए बोलेगा, तो दोनों क्वेश्चन लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने जो बेसिक एनसीईआरटीज है 11th क्लास का वो पढ़ रखा है, प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे है। अभी मैं बताऊंगा फूड सिक्योरिटी को कैसे लिखना होता है, या तो कोई सा भी, इनफैक्ट कोई सा भी टॉपिक, तो आप कैसे लिख सकते हो, है ना? मान के चलिए, अगर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे लिख सकते हो फूड सिक्योरिटी का। अगर चलिए सबका हम भी पॉइंट लेना चाहते हैं ना, कि अगर मान के चलिए फूड सिक्योरिटी का है ना, हम तो फूड सिक्योरिटी में हम क्या क्या डाल सकते हैं, अपना अपना थोड़ा सा 2 सेकंड ये कीजिएगा, तो क्या बोलते हैं, सोचिएगा और अपना व्यू पॉइंट रखिए, तो कि क्या क्या फूड सिक्योरिटी के, मतलब आप क्या क्या डायमेंशन दे सकते हैं फूड सिक्योरिटी में, बोलिए। क्योंकि देखिए, ये हमारा जितना ओपन डिस्कशन होगा ना, सबके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन इजी रहेगा, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होता है ना? क्या 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 सोच के आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा सोचिए। मैं अभी एक ब्लैंक पेज लेके आता हूँ, है ना? बोलिए। बोलिए, आप लोग चुप हो गए। हेलो हाँ बोलिए। सर, हम फूड सिक्योरिटी जो इंडिया का है, हाँ। चलो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो मतलब फूड एबिलिटी क्या है, कितना मतलब सफिशियंट फूड है या नहीं है, पहले तो डिफिनेशन लिखेंगे फूड सिक्योरिटी का। फिर उसके बाद उसमें जो की पॉइंट लिखेंगे हम कि मतलब कितना एबिलिटी है हम लोग के इंडिया में फूड का, कितना सफिशियंट है, कौन कौन सा फूड कौन कौन सा सफिशियंट नहीं है, हम लोग क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या हाँ फिर जो हाँ टैक्सेस है वो मतलब हाँ उसको हम लोग इकोनॉमिक डायमेंशन में भी ले सकते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग जो फूड दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं,
वो हाँ गाँव में मिलता है, उन पे कितना लॉस या कितना वो होता है, तो मतलब बेनिफिट भी होता है, लॉस भी होता है उसमें गवर्नमेंट का, ऐसा हाँ मतलब हाँ लिख सकते हो, उसको लिख सकते हैं हम लोग। फिर जो हम लोग फूड दे रहे हैं वो मतलब कितना हाँ बेनिफिशियल है पुअर पीपल को, जैसे न्यूट्रिशन ये सब तो मिलता ही है, दाल वगैरह हाँ देते हैं, हाँ तो नहीं पता हाँ क्या, हाँ पर जैसे चावल दाल मिलता है उससे कितना वो अपने बैलेंस अपने डाइट को कर रहे हैं, वो हाँ चीज़ को ले हाँ सकते हैं। और फिर जो फूड हम लोग जो मतलब दे रहे हैं अनाज किसी को, वो कितना स्टेबल है, कितना कंस्टेंट है, कि मतलब हर एक महीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको देख हाँ के लोग कैसे अपने एग्रीकल्चर को सस्टेन कर सके, इंक्रीज कर सके अपने प्रोडक्शन को। फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अभी, सबसे बड़ा हाँ जो क्लाइमेट चेंज है उससे हम लोग कैसे इस चीज को बचा सके, कि मतलब मान लीजिए किसी साल पूरा सूखा पड़ जाता है, क्राइसिस आ जाता है, तो हम कैसे उसी को टैकल कर सके। मान लीजिए खेती नहीं हुआ तो मतलब मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ इतना फूड है मेरे पास, मैं हम्म इनको खिला लूंगा एक दो साल जो भी है, हम्म। गवर्नमेंट को ओवर बर्डन हुए। और फिर तो उसमें देखो, देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और किसी का इनपुट है? सर एक और मेरा पॉइंट था हाँ कि जैसे हाँ जो मतलब ज्यादा हम लोग खेती करेंगे तो सॉइल इरोजन या सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है, तो उस चीज को भी बिल्कुल। tackle करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ ओके सर, मेरा इतना ही है सब पॉइंट। ठीक है ठीक है। एटलीस्ट आप थोड़ा सा सोच पा रहे हैं, डायमेंशन मतलब आपका बन रहा है। बाकी नवनीत जी और सनी जी तो ऑन होल्ड पे चले गए। ऑन होल्ड पे कोई अच्छा कॉल आ गया होगा। चलो ठीक है, नवनीत जी क्या सोच सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं भी अपना रखता हूँ कि देखो, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, लिखना नहीं बता रहा हूँ कि, बट मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि फूड सिक्योरिटी है ना, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है ना, फूड सिक्योरिटी देखिए। आप अगर सबसे पहले अगर डेफिनेशन देंगे, आप डेफिनेशन किसके हिसाब से देंगे? कोई एक आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल किस, जैसे कि आपका वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड फूड समिट, है ना, फूड समिट हो गया। ठीक है। अब ये बताया था 1996 में कि फूड सिक्योरिटी के किस चीज चीज का रिक्वायर्ड है। तो जो आपने बताया, एक दो तीन चार पॉइंट होता है। एक आपका अवेलेबिलिटी होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी होता है, मतलब हर चीज को, मतलब हर किसी को फूड का एक्सेस होना चाहिए। और एक प्रॉपर मात्रा में आपके पास फूड की उपलब्धता होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है ना। और इसी को बाद में आपको लिखना होता है डिटेल। फोर्थ में क्या होता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। इस स्टेबिलिटी, ओके। तो मेन ये फोर क्या है बेसिकली आपका, एक वर्ल्ड फूड समिट 1996 के अकॉर्डिंग ये आपका जो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, दिस फोर। नाउ बात आती है, अब हम फूड सिक्योरिटी किसके लिए हम देते हैं, किसको देते हैं? तो सबसे पहली बात मेन जो है ना, कि आप ये बोल सकते हो कि अब यहाँ पे सबसे पहले हमको फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, कि हम किस कैसे कैसे लोगों को दे सकते हैं। तो जहाँ पे हम, प्रॉब्लम कहाँ है, फूड स्टोरेज में है। अब टारगेटेड, अब आप ये होता है ना, टारगेट, एक सेकंड का इस, हाँ, टारगेटेड क्या हो गया, ओके, टारगेटेड जो पीडीएस आपने सुना होगा, टीडीपीएस और पीटीएस, क्वेश्चन भी आया था इस बार। अगर आप देखोगे कि किसको हम टारगेट करते हैं, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, है ना, तब समझ में आएगा। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था मेंस में, कि क्या किसको टारगेट करता है। तो आपको उस लेवल पे जाके पढ़ने की जरूरत है। ठीक, एक देखिएगा कहीं, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पीडीएस से ही क्वेश्चन रिलेटेड है। देखो किसको टारगेट करता है, कह रहा है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट करता है, कि रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया को टारगेट करता है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को करता है, या तो सिटीज को टारगेट करता है। तो पीडीएस का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसी को हमारा क्या है, उसी के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं, राइट। जी सर, सर एक इसका सी होगा सेकंड, क्या आंसर? हाँ इसका आंसर सी होगा क्या? मैं हाँ इसका, पब हाँ इसका आंसर सी होगा, राइट, इसका आंसर सी होगा। तो कहने का मतलब है, अब हम बात आते हैं मेन, तो यहाँ पे हम इसका पे कहाँ पे ब्लैंक कहाँ रहा, ओके एक सेकंड गाइस। हाँ, तो अभी हम, तो चार पॉइंट मैंने बताया, उसके बाद तो हमारा एक होता है जो, इसका फुल फॉर्म कैसे पता है, ये क्या होता है?
तो ये नोट नहीं हो रहा है आपके ब्लैंक पेज पे, वो ब्लैंक ही दिख रहा है पूरा। ब्लैंक ही दिख रहा है? ओके ओके, पता नहीं, फिर बाकी में दिख रहा था ना? नहीं, पहले भी नहीं दिख रहा था। जस्ट सेकंड, तो मैं क्या करता हूँ ना, फिर मैं ये करता हूँ अपना ब्लैक, आई मीन एक बोर्ड को ओपन करता हूँ। एक सेकंड लीजिएगा ना, एक सेकंड लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं ये कोई कंफ्यूजन मतलब रखना नहीं चाहता हूँ, कि सारा चीजें जो है ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको आज, जो मतलब मेंस का जो पॉइंट है कि कैसे हमको लिखना होता है ना। ऐसे तो लिखने के लिए मतलब बहुत कुछ है, बट सारा चीज नहीं लिख सकते ना। क्या हमको इकोनॉमिक सर्वे में है? अभी 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 देखना है, अभी आप बताइएगा तो अभी दिखेगा था। अभी स्क्रीन शेयर, स्क्रीन, चलो अब हम करते हैं विंडो को शेयर। विंडो में अब हमको पता नहीं अभी आएगा भी कि नहीं आएगा। एक सेकंड, ओके आ रहा होगा। ओके फाइन, अभी आ रहा होगा, करेक्ट? जी सर, हाँ वाइट पेज चलो, आ गई। हाँ व्हाइट पे जाएगा ना। अभी मैं इसको एक काम करता हूँ। ओके, लेट्स लेट्स ब्रिंग दिस। ओके नाउ, अभी बोलिएगा स्क्रीन दिख रहा है? मैं अभी कुछ, जी सर, हाँ लिखा है हाँ सर। चलो ठीक है। दोस्त, अभी मैं क्या बोल रहा था कि चार चीज हमने देख लिया, उसके बाद आप हमको, आप उससे न्यूट्रिशन के बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो क्या होगा? बीमारी आएगा, फॉर एग्जांपल एनीमिया। मतलब एक तरह बेसिकली माल न्यूट्रिशन की बात कर लो, एक पॉइंट में अगर इसको डिस्क्राइब करना हो, करेक्ट, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होगी। प्लस अब हम फूड सिक्योरिटी का बात जब करते हैं तो हमारा यहाँ पे पिक्चर में कौन आ जाएगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, हम्म, राइट? सेंट्रल जी। गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, और तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर अब उसके बाद पीडीएस आ जाएगा, ठीक। ये सब मेरा मेन मेन कंपोनेंट है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या करता है? ये फार्म, फिर वो एमएसपी भी आ जाएगा पिक्चर में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करेगा? ये आपका फूड का जो परचेज, ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का परचेज करके नेट किसान से, फिर गोडाउन का भी आ जाएगा जिक्र यहाँ पे। मतलब एक तरह से आपका मैप बन जाएगा, है ना। अभी उतना डिटेल्स में बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप डायमेंशन कैसे कैसे दे सकते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका फिर एक तरह से आउटलेट जिसको बोलते हैं ना, आउटलेट, या तो आप ये बोल सकते हो कि फेयर प्राइस शॉप, है ना, फेयर प्राइस शॉप, जहाँ पे लोग खरीदते हैं। नाउ कमिंग बैक टू, अब हम, जब हम क्या होता है कि जब हम स्टेट पीसीएस को टारगेट करते हैं, कोई सा भी स्टेट पीसीएस, तो भले ही आपका झारखंड का क्वेश्चन में नहीं पूछा था, राइट? अगर आप याद करोगे तो क्वेश्चन में झारखंड से रिलेटेड नहीं पूछा था। तो क्या आप झारखंड का डायमेंशन इसमें दे सकते हो कि नहीं दे सकते? और दोगे तो आप फायदे में रहोगे या नहीं रहोगे? आप झारखंड का अगर देना है तो किस किस टाइप से दे सकते हो, बता सकते हो कोई? अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, है ना, हमको जो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन पता था ऑलमोस्ट वो सबको पता है, मान के चलो आपने जितने लोगों भी मेंस में लिखा है, थोड़ा बहुत ही इधर उधर का डिफरेंस होगा, लेकिन जो आपको डिफरेंस क्रिएट करना होगा फूड सिक्योरिटी का, मतलब कोई भी टॉपिक है इनफैक्ट, तो वो आपका, जब तक आप स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हो और स्टेट पीसीएस का कंटेंट को नहीं डालेंगे, तो वो फिर आपका जेनरिक काइंड ऑफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आप डाल सकते हैं, मान के चलो फूड सिक्योरिटी, तो आप फूड सिक्योरिटी की जो हमने चार चीजें डिस्कस किया था ना, एक अवेलेबिलिटी, सेकंड में एक्सेसिबिलिटी, तीसरा मैंने क्या बताया था आपको? यूटिलाइजेशन, फोर्थ क्या बताया यूटिलाइजेशन। था? फोर्थ बताया था आपको स्टेबिलिटी, राइट। अब जी हम सर। एक एक करके, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जब मैंने बात किया अवेलेबिलिटी, तो अब झारखंड में फूड सिक्योरिटी के लिए कितना अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसमें से भी यहाँ पे आप कौन आ जाएगा कि पर कैपिटा, हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग नेशनल इनकम में क्या पढ़ते हैं? पर कैपिटा पढ़ते हैं, है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इसी टाइप से फूड सिक्योरिटी की जब बात करें तो प्रति व्यक्ति के लिए आपको फूड चाहिए होता कि नहीं चाहिए होगा? सबको चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप पर कैपिटा जो फूड है, फूड का इसीलिए बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है पर कैपिटा के हिसाब से, इनकम नहीं, पर कैपिटा फूड की अवेलेबिलिटी कितना है। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे झारखंड का, तो कहता है कि ये झारखंड में 107 केजी पर पर्सन 2024-25 में है, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी। तो आप देखिए, आप लिख रहे थे क्वेश्चन मेंस का, वो भी खासकर ये टॉपिक था आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट? वहां पे झारखंड का कोई जिक्र नहीं था क्वेश्चन में भी, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ये डेटा आपको देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि भाई हम दूसरे से अलग है। सिमिलरली और बता सकता हूँ,
कि अगर हमने एक तो ये बता दिया, सिमिलरली कह रहा है कि जो प्रोटीन का कंजम्पशन है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे इस बार का क्या कहता है झारखंड का, कि राइजिंग प्रोटीन कंजम्पशन। अब प्रोटीन कंजम्पशन क्यों, अगर आप देखोगे झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो कहता है कि जो मिल्क और एग का प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, एग में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, फिश में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और मीट में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। चारों का जो है प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, सबका ग्रोथ है, बढ़ा हुआ है, क्लियरली इकोनॉमिक सर्वे कहता है। सिमिलरली अब स्टोरेज, अब हमने बताया कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें स्टोरेज, अब जितना स्टोरेज, स्टोरेज के लिए क्या चाहिए आपको, वेयर हाउस चाहिए, राइट, वेयर हाउस चाहिए। और वेयर हाउस में बोल रहा है कि जो यहाँ पे पीपीपी मोड पे झारखंड क्या कर रहा है, कुछ अपना पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का है, प्लस प्राइवेट के साथ भी टाइप किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीईजी स्कीम, प्राइवेट इंटरप्राइज गारंटी स्कीम। ओके, इस स्कीम के तहत झारखंड सरकार क्या करती है, मेक श्योर करती है कि स्टोरेज का एक्सपेंशन हो। तो ये सब बताइए, ये सब डेटा आप कौन लिख पाएगा, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए सिर्फ इसको 2 घंटा में सिर्फ आपको एक टॉपिक भी पढ़ा सकता हूँ। तो मैं पॉइंट ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है इस स्कीम के थ्रू। तो झारखंड का हमारा देखा कि ये सब जो आपका एरियाज है एग्रीकल्चर सेक्टर का, मिल्क, एग्रीकल्चर, फिशिंग और मीट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोटीन का राइजिंग, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि राइजिंग प्रोटीन का कंजम्पशन। सिमिलरली स्टोरेज की बात करें तो ये सब आपको डेटा पॉइंट दूसरे से अलग करेगा या नहीं करेगा, बताइएगा आप लोग। हाँ सर, झारखंड को अगर ऐड करके लिखते हैं तो देखिए मार्क्स तो बढ़ेगा ही सर, क्योंकि झारखंड का ही पीसीएस है, तो झारखंड के ही संदर्भ में अगर आंसर लिखते हैं तो उसको लगेगा कि ये पीसीएस निकाल के अच्छे से काम कर पाएगा, हाँ, उसके तो ऐड बाद तो करना ही होगा सर। हाँ वो करना ही होगा, वो मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी के बारे में बताया। अब हम एक्सेसिबिलिटी, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, एक्सेसिबिलिटी था, राइट, सेकंड पॉइंट में क्या बताया था, एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी कैसे मिलेगा झारखंड में, जो हम झारखंड के सिटीजन है ना, झारखंड के जितने लोग हैं, कैसे मिलता है इसको, बताइए आप, बताइए कि कैसे इसको एक्सेस है, फूड ग्रेन्स का कैसे एक्सेसिबिलिटी देते हैं, बताइए। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट प्रोडक्ट टर्म में आपको बता दिया, कहाँ गया वो, ये था, हाँ, 4 टर्म आपको प्रोडक्ट टर्म में बता दिया। तो एक एक को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद प्रॉपर डेटा। सेकंड बताइए कैसे, कोई भी आप ऐसे एग्जांपल लीजिए ना, कि आपका गांव है जहाँ पे भी रहते हो, या तो जिस मोहल्ला में रहते हो, सिटी में रहते हो, वहाँ के जो बेनिफिशियरीज है ना, फूड सिक्योरिटी का, है ना, आई मीन पीडीएस का, जैसे लाल कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ग्रीन कार्ड, इसका भी कार्ड पे भी हम आएंगे कि कौन कौन सा कार्ड इशू करना पड़ता है, उसको क्या मिलता है, उस पर आएंगे, ठीक है, आधार कार्ड नहीं, अभी लिंकेज भी करेंगे आधार कार्ड के साथ, है ना। तो एक्सेस कितने टाइप से आप दे सकते हो, फूड का जो एक्सेस होना चाहिए ना, फूड ग्रेन्स का कितने टाइप से दे सकते हो, मैं भी 4 आपके लिए बताऊंगा, बताइए। पहला तो सर पीडीएस के थ्रू देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा हम लोग को मतलब मिलता है। वो आपका जेनरिक हो गया, वो सब लिखेगा, हम वो तो मैंने आपको हाँ बताया ना, पीडीएस ही जो है इसको, इस पूरा प्रक्रिया को है मैंने बताया, यहाँ पे देखिए जो फ्लो बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड में क्या पता स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पीडीएस के थ्रू ही ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चलता है, प्रोसेस ही, मतलब जो एजुकेशन बॉडी है पीडीएस ही है, राइट, जन वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं, राइट, यही आपका मेन है। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, अब पीडीएस में भी मैं अभी बताता हूँ आपको, समझ में आएगा। पीडीएस में, पीडीएस तो आपका क्या है, अब यहाँ पे डेटा कितना कितना लोगों को झारखंड सरकार देती है, तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये 70 लाख फैमिली को कवर करता है झारखंड में, ठीक है। तो ऐसे फैमिली है 70 लाख की, इतना को कवर करते हैं। अब इसमें से कैटेगराइज होगा, 70 लाख में सब कॉमन हो गया, जेनरिक स्टेटमेंट। अब कुछ जिसको हम लोग बोलते हैं पीएचएच, पीएचएच पता किसी को, अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, अन्न प्रोवर्टी हाउस योजना, होता है सर। है ना, इसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं पीएचएच को, ठीक है। थर्ड को बोलते हैं कि व्हाइट रेशन कार्ड, है ना, रेशन कार्ड को मैं बताया कि मैं आऊंगा अभी रेशन कार्ड में, तो व्हाइट रेशन कार्ड, कार्ड होल्डर्स। सिमिलरली यहाँ पे आए ग्रीन कार्ड होल्डर, ग्रीन रेशन कार्ड होल्डर, है ना, राशन कार्ड होल्डर जिसको बोलते हैं। तो आप सोचिए कि अब इसकी नंबर्स कितना है, अगर नंबर नहीं भी लिख पाएंगे तो नंबर
लिख पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको एटलीस्ट कैटेगरी पता होना चाहिए कि 70 लाख, ये डेटा पता होना ही चाहिए कि पीडीएस है झारखंड कितना लोगों को टारगेट करती है। तो 70 लाख ये क्या है, बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें से भी जो पीएचएच है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, ये आपका सबसे मेजोरिटी है, आपका 52.14 लाख। बाकी कोई 8.9 लैक्स है, कोई आपका 3.61 है, ये 6.38 लैक्स है, टोटल अगर जोड़ोगे तो उतनी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, बेनिफिशियरी का कैटेगरीज है। तो अब अभी बताइए, आप अभी आपका आंसर डायमेंशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। लेकिन क्या होता है ना, आप पता सबको होता है ना, बट कौन सा फैक्ट कहाँ पे लिखा जाए, कहाँ पे एड ऑन किया जाए, ये जब तक आप स्टार्टिंग फेज में, जब पढ़ाई करते हो, जब आपका प्रिपरेशन करते हो, इस लेवल पे जाके आप चीजों को नहीं समझते हो, तो फिर आप वहां पे सडनली तो लिख नहीं पाओगे ना। सर इसमें ये भी तो आ सकता है ना, मिड डे मील स्कीम। बिल्कुल आ सकता है। मिड डे मील स्कीम पीडीएस के थ्रू नहीं आएगा। बताऊंगा अभी, देखिए इसके बाद अभी क्या होगा कि जो अभी 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 जो फेज है, यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज भी आएगा, है ना। अभी देखो एमएसपी वाला को क्या बोलते हैं, प्रोक्यूरमेंट फेज, है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे लीकेज भी होगा। अब लीकेज को रोकने के लिए, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, जीपीएस सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। मान के चलिए फूड कॉरपोरेशन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास भेज रही है, तो ट्रक बाय ट्रक या जो भी मीडियम से भेज रही होगी, तो मेनली कहाँ पे लीकेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला फेज में, है ना, कि ट्रक का ट्रक ही गायब। तो वहाँ पे जीपीएस, आधार लिंक, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि बहुत सारी लीकेज का प्रॉब्लम होती है और ये आम है, आपको पता है कि ट्रक का ट्रक ही गायब हो जाता है ना, अनाज का। तो एक ये हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट हम जो बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन की, है ना, हमने दो पॉइंट आपको बता दिया कि किस टाइप से कवर कर सकते हो, है ना। एबिलिटी वाला बता दिया, इसमें बताया कि आपका पर कैपिटा कितना अवेलेबल है झारखंड में, है ना, राइजिंग फूड सॉरी प्रोटीन कंजम्पशन बताया, और स्टोरेज एक्सपेंशन बताया, पीईजी के माध्यम से बताया, है ना, पीईजी के माध्यम से, कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज गारंटी स्कीम के तहत, मतलब सरकार भी है और प्राइवेट प्लेयर भी है। एक्सेसिबिलिटी में बता दिया आपको कि चार टाइप के बताया आपको, है ना, कि चार कैटेगरी में पीएचएच है, अंत्योदय वाला है, व्हाइट रेशन कार्ड है, और ग्रीन रेशन कार्ड का है। और टोटल कितना अवेलेबिलिटी है, मतलब झारखंड सरकार डिस्ट्रीब्यूट करता है 70 लाख बेनिफिशियरी को, फैमिली को, और जिसमें से फर्दर डिवीजन इस टाइप के है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम जब यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा पॉइंट यही था ना, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन, अब यूटिलाइजेशन पे क्या क्या ले सकते हैं बताइए, मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मैंने अभी जो दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या आप और लिख सकते हो, है ना, आप भी इसमें क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट में क्या क्या डाल सकते हो। बोलिए, देखिए सोचिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है ना, कोई यहाँ पे सही कोई गलत नहीं है, जितना आपको सोचेंगे बोलेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे पोषण। पोषण अभियान का मतलब है, पता है किसी को, पोषण अभियान, पोषण अभियान और पोषण स्कीम, या तो अभियान या तो स्कीम बोल लो। तो इसका मेन क्या काम है, हमारा जो माल न्यूट्रिशन है और एनीमिया है, इसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो यहीं पे तो हम इसीलिए तो दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, हम गरीब को ही तो टारगेट कर रहे हैं ना, जितना हम कार्ड बताए हैं यहाँ पे देखिए, पीएचएच, अंत्योदय योजना, व्हाइट राशन कार्ड, ग्रीन राशन कार्ड, ये किसको मिलता है, गरीब को मिलता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन को मिलता है, बीपीएल लोगों को। अब जब तक हम नहीं देंगे, मतलब उसका यूटिलाइजेशन हम इस लोगों पे नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ना, उस पे होगा। वहां पे अगर होगा तो फिर कोई ज्वाइन किया क्या, 1 सेकंड, ओके नहीं ठीक है, सर ओके। इसमें तो फिर ये भी आ सकता है ना कि फूड प्रैक्टिस, मतलब उन लोगों को इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि मतलब कैसा खाना खाना चाहिए किस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, बट अब क्या होगा, अवेयरनेस है, लेकिन अब जब उस जो मैंने बताया कि अभी एक ऑब्जेक्टिव दिखाया था ना कि बैकवर्ड एरिया का जो टारगेट होना चाहिए, राइट, और रिमोट एरिया का जो भी ऑब्जेक्टिव का आंसर आपने बताया क्या होना चाहिए, तो उन लोगों को मेरा जो बेनिफिशियरी है टारगेट उन लोगों को करना चाहिए, और किस स्कीम के थ्रू करते हैं, पोषण अभियान के तहत करते हैं। सिमिलरली हम जो राइस को फोर्टिफाइड ना, फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन,
ये किस लिए करते हैं राइस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो फोर्टिफाइड राइस होता है? क्यों? क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रेंट होना चाहिए, है ना, फूड में होना ही चाहिए, न्यूट्रेंट नहीं होगा तो फिर फूड देने का क्या मतलब है, करेक्ट है? तो माइक्रो न्यूट्रेंट जो है वो किस मात्रा में उस फूड पे है, इंटेक है, ये भी चेक करता है। सिमिलरली एक और अगर आपको बताएं, तो आप बताओ, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे सही है, कौन ऐसा जो आप फूड सिक्योरिटी मैंने बताया, फूड सिक्योरिटी ठीक है, वो मैंने मेन बताया कि मेन जो इसका एक तरह से एजेंट बॉडी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। और फाइनली तो ये तो स्टेट को ही भेजता है ना, हर स्टेट का अपना अपना पीडीएस सिस्टम होता है। झारखंड का पीडीएस सिस्टम क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा कि झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम। और अगेन बात फिर बोल रहा हूँ, PVTG डाकिया स्कीम, ये इसके किसके, इसको पता है आप लोग दोनों में से किसी को? PVTG डाकिया स्कीम क्या करता है ये सर मैं डाकिया सर जो सर आदिम जनजाति हैं उनको पर मंथ 35 kg राशन पहुंचाया जाता है घर पे, जिससे उनका अपना फूड सिक्योरिटी अश्योर हो सके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ कि जितना भी हमने कंटेंट डिस्कस किया, ये सब हमने जो बाकी लोग नहीं करेगा वो सब मैंने डिस्कस अभी किया। बाकी जो कॉमन फ्रेमवर्क है वो सब कोई लिखेगा, लिखेगा कि नहीं लिखेगा बताइए? जो सब लिखेगा उस पर मैं जी अभी सर। डिस्कशन, वो मैं डिस्कस ही नहीं किया। क्योंकि देखिए सब जो जो भी मेंस लिखता है, जो 1 साल 2 साल 3 साल से इस प्रोसेस में है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही कंटेंट का इधर उधर होगा। बट जहाँ पे आपको डायनेमिक करने की जरूरत है ना, करंट अफेयर्स की जरूरत है, या तो गवर्नमेंट की स्कीम्स की है, वहीं पे आपका सिविल सर्विस में डिफरेंस क्रिएट करता है। और वही स्किल्स हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट को करना चाहिए कि जहां से दूसरे से अलग होना है बस। अब मैंने आपको इस किसी वीडियो में बताया था, है ना, आप देखिएगा। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर मान के चलो 4 क्वेश्चन लिखने हैं, आप एग्जांपल देखोगे हर सब्जेक्ट में 4 डिस्क्रिप्टर लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, राइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो 4 पेपर जनरल जनरल स्टडीज का मान के चलो 4 पेपर हो गए, और कितने, एक पेपर में 4, एक सेकेंड, 1 पेपर में 4, तो आपके कितने हो गए? 4 पेपर में 16 16 क्वेश्चन मोटा मोटा मान के चलो लिखना है ना। किसी में अगर 32 नंबर का है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो अगर 16 मार्क्स हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने मतलब किसी वीडियो बताया था कि अगर आप हर क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स का भी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, 2 से 3, 3 से 4, मतलब मिनिमम अगर आपका कंपिटिटर से हर क्वेश्चन में ज्यादा का डिफरेंस मत क्रिएट कीजिए। तो दो जितना ज्यादा हो सकता है तो बेटर ही है, बट एटलीस्ट 3 4 नंबर भी डिफरेंस क्रिएट करते हो ना, तो 16 क्वेश्चन हो गया, है ना। जीएस की बात करो तो 16 इंटू अगर मान के चलो 4 मान के चलो, या 3 ही, तो 16 कितना हो गया? 48 हो गया। तो 48 नंबर मेंस में कितना आपको डिफरेंस क्रिएट करता है, ये शायद आप लोग मेंस दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, तो आपको आइडिया लगेगा। ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। मेरिट में रैंक डिसाइड कर देगा कि आप टॉप 1 में हो, या तो आप सीधे, या तो मेरिट से ही बाहर हो सकते हो। मतलब 48 मार्क्स इज ह्यूज मार्क्स। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये पता है कि भाई मैं हर आंसर में 2 से 3 ही नंबर का मैं अगर टारगेट लेके चल रहा हूँ कि ज्यादा का डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है, 2 से 3 नंबर का ही, और यही सब अगर कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स का एज लेने में दूसरे से आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताइए आप। सही बोल रहे हैं सर, इससे मतलब पता भी नहीं चलेगा और 50 मार्क्स का वेटेज भी हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ स्टैटिक कंटेंट पे, और जो एक होता है ना कि जो मार्केट में नोट्स या तो एनसीईआरटी पे सिर्फ रिलाई करना, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, है ना, जो होता है ना कि एनालिटिकल स्किल्स जो होना चाहिए, अगर वो आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर सिविल सर्विस में हो ही नहीं पाएगा। मतलब पॉइंट ये है ना। तो आप डाकिया स्कीम आपने इंडिपेंडेंटली पढ़ लिया होगा, पीटी के टाइम पे पढ़ लिया होगा, या तो मैथ्स में कभी, या तो कहीं पे ऐसे भी पढ़ लिया होगा। लेकिन उसका यूज कहाँ पे करना है? चैलेंज ये यहाँ पे, यहाँ मेन चैलेंज यही है कि कौन सा चीज को, फैक्ट को, डेटा को कहाँ पे हमको इनकॉर्पोरेट करना है। क्लियर हो गया? और
एक पॉइंट और था हमारा, कौन सा, थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, है ना। आप लोगों को भी लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, है ना। डेमो के चक्कर पर, Stability, sir. है ना। तो चलो एक पॉइंट और था हमारा, चौथा चौथा वाला कि स्टेबिलिटी। अब स्थिरता हम फूड सिक्योरिटी में कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों के पास बहुत सारा पॉइंट होगा इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि अब फूड को हम कैसे ये इंश्योर कर पाएंगे कि भाई हाँ स्टेबिलिटी है। तो देखिए झारखंड सरकार का ही बता रहा हूँ, ई उपार्जन पोर्टल, आप गूगल में अगर आप मोबाइल पे से लॉगिन हो या तो सिस्टम पे आप देख सकते हो, इसको सर्च कीजिए ई उपार्जन पोर्टल, आपको मिलेगा। गूगल कीजिए थोड़ा सा, मिला कुछ आप लोगों को। एक मिनट सर। ई उपार्जन खाली डालिए ना झारखंड, या तो ई उपार्जन डालिए कुछ ऐसा। हाँ सर, यू उपार्जन झारखंड खुला है। ये क्या करता है। ये सर प्रोक्योरमेंट करता है फार्मर से, जो जितना भी बस उपार्जन होता है, जैसे बस पैडी बस वगैरह बस का। बस बस। तो आपको क्या लगता है ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। जी जी सर। जी सर। और ये वाला पॉइंट कितना लोग लिख पाएगा बताइए आप, जो हम्म, मतलब इस डेप्थ में जो नहीं पढ़ा है। और जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये जो डायग्राम बना रहा था ना, एक हल्का फुल्का डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम आपको नहीं बना के दिया था। जो ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बताया था कि फूड सिक्योरिटी मतलब ये जो है TDS में आता है बोल रहे थे सर। FCI है ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है राइट, प्रोक्योरमेंट फार्मर से MSP पे लेती है राइट, परचेज करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेम चीज तो स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी ना। और स्टेट गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, आ गया वो यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर। आपको आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, कितने लोग इस पॉइंट को लिख पाएंगे। और इसको मतलब जो है ना, जो फ्रेमवर्क बताया कि FCI है ना, MSP और फार्मर का प्रोक्योरमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही कौन कितने लोग लिंक कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं लिंक कर पाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं धुरंधर लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको लिंक कर देंगे, है ना। तो बट मुझे मुझे लगता है कितना परसेंट आप लोग एक गेस अंदाजा मार सकते हैं कि ये पॉइंट कितने लोग लिख पाएंगे। सर बहुत कम ही लोग तो सर लिखेंगे। पढ़ाई बहुत कम करेगा लिख सर वही लिख पाएगा। पढ़ाई मतलब वो भी इतना डेप्थ में, आपको क्या लग रहा है कि झारखंड का सिचुएशन देख के, है ना, कि मतलब वेरी रेयर, कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट नंबर तो किसी को नहीं पता कि कितने लोग लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, बट इट्स वेरी रेयर। करेक्ट। किसी से चर्चा करते हैं ना कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बोलता है कि तुम बेवकूफ है कि जेपीएससी का तैयारी कर रहा है। यहाँ तो हाँ मतलब बेवकूफ हो जा रहा है आदमी अगर जेपीएससी का तैयारी करता है। बेवकूफ देखो, मैं फिर आप मैं इसलिए मार्कशीट पहले आपको दिखाया था। इसी इसी एक पॉइंट ना उठे इसलिए कि अगर कोई इंसान बार बार अगर वो मेंस इंटरव्यू कॉल ले रहा है तो बेवकूफ है, या सिस्टम बेवकूफ है, या उसका नॉलेज में कमी है, या सीट बिक गया, ये बताइए। मैं इसीलिए मार्कशीट पहले दिखाने का कारण नहीं था। सीट सर सारा नहीं बिक सकता है ना, सारा सीट क्यों बिकेगा। जिसके पास 10-5 करोड़ रुपया होगा वो जाके नौकरी क्यों करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, क्यों नौकरी करने जाएगा, इतना हेडेक लेना चाहेगा। और प्लस ये बताइए, जिसका निकल रहा है उसी का बार बार क्यों निकल रहा है, ये बताइए, क्योंकि है वो ना। टेक्निक को समझ गया है कैसे हाँ, करना है। वो टेक्निक को समझा है। अगर उसके बाद वो पता है कि क्या चीज हमको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक उस पर नहीं आते हैं, हम अपना कंटेंट पे वापस आते हैं। तो स्टेबिलिटी में हम इसका मतलब क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर रहा है कि हम जो फार्मर से इस पोर्टल के माध्यम से जितना भी प्रोसेस है, और अगर और किसी को अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये क्या है पोर्टल है तो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो लीकेज वगैरह का मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है, मतलब करप्शन का मामला, राइट। मतलब थोड़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा सिस्टम में। तो यहाँ से आप एक तरह से गुड गवर्नेंस का फीचर भी आ गया, राइट। हाँ सर। सिमिलरली एक पॉइंट ये आपका निकल के आ गया कि ई उपार्जन पोर्टल। सेकंड पॉइंट इसे मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इसको भी आप लोग गूगल कर सकते हैं। ये क्या करता है।
वो सर किसानों को सर मतलब खेती करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो पाए, उसके लिए सरकार जो है वो पंप सेट वगैरह जो है वो अनुदान राशि के रूप में देती है। बस बस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आप एक लाइन में बोल सकते हो, तो ये बोल सकते हो कि डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स, राइट। जी सर। डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स। और यही होता है आपका कीवर्ड जो होता है ना, कि कौन सा वर्ड का आप यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। कंटेंट आप एक ही, अगर मान के चलो बहुत लोग पढ़ा भी है बट उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे है ना, तो फिर वो आप पूरा पैराग्राफ भी भर दिए है ना, हाईलाइट इस टाइप का आपने अंडरलाइन नहीं कर रहे हो है ना, कोई सेंस भी नहीं बनता है ना उतना। एक आपको लगता है कि पढ़ने जाएगा, नहीं पढ़ने जाएगा। तो आपको यहीं से लग रहा है कि डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स। तो आपका एक 3 वर्ड में आपका सेंटेंस भी निकल के आ गया, जो आप बताना चाह रहे हो बता के भी निकल गए। ठीक है। अब बताइए, ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आपको नहीं लगता कि एक गुड गवर्नेंस का फीचर बताता हूँ आपको, है ना, गुड गवर्नेंस का फीचर बता देता हूँ। जो आपका जो कंप्लेंट होता है ना, कि मान के चलिए फूड सिक्योरिटी में हमको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जिसको मतलब जो बेनिफिशियरीज है नहीं मिल रहा है, तो वो अगर कंप्लेंट करेगा तो कहाँ पे करेगा? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक कंप्लेंट रीएड्रेसल क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए, राइट। सिस्टम होना चाहिए। तो वो क्या इंश्योर करेगा? अगर हम कंप्लेंट का रीएड्रेसल सिस्टम करें कि टाइमली रेजुलेशन, जो उस कंप्लेंट क्या है उस इशू का रेजुलेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपका जब तक आप इस लेवल पे जाके नहीं करोगे, और यही यही आपका आप, और ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं बार बार सब हर वीडियो में बताता भी हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विस को क्रैक करना, खासकर स्टेट पीसीएस को क्रैक करना टफ है, टफ नहीं होता है। क्या होता है कि आप किस तरीके से तैयारी की हो, मैटर बस वही करता है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जो बच्चे का सब कॉल आता है, इन मतलब है ना, कॉल और मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में, अभी दिखा भी सकता हूँ है ना, कॉल और मैसेजेस। पहला आपका पहला क्वेश्चन रहता है नोट्स, सर नोट मिलेगा क्या? दूसरा रहता है कि सर पीडीएफ दोगे कि नहीं दोगे, बताइए। और अब जो मैं अभी जितना एक्सप्लेन किया, करेक्ट बताया आपको, कौन सा नोट्स में मिलेगा बताइए? चाहे किसी का भी ले लीजिए, मेरा तो छोड़िए, किसी का भी ले लीजिए। और और ये पीडीएफ में जो जितना चीजें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और कि कहाँ पे कौन सा चीज को लिंक करना है, ये आपको कौन सा नोट्स और पीडीएफ में मिलेगा बताइए? ये स्किल सेट डेवलप हो पाएगा? लेकिन क्या है कि झारखंड में ट्रेंड चलता है यही। बाकी जगह पे सिविल सर्विस का मैं नहीं पता है ना, कि नोट के पीछे क्यों इतना पागल रहते हैं पीडीएफ के लिए, लेकिन झारखंड में तो ही आपका पहला क्वेरी आएगा। मैं ही जितना मैं मतलब एक्सपीरियंस किया हूँ, ये उस पे ये पहले किसी का क्वेरी नहीं रहता है कि सर आप क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस लेवल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, किस लेवल का डील करेंगे आप, उस पे उसको फोकस नहीं है। उसका पहला 2 क्वेश्चन नहीं रहता। अगर आप बोल दें कि नो, बस वो भाग गया वहां से। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। तो इस टाइप का है चीजें हैं। और इसमें भी अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। जो पर कैपिटा की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे कि मिल्क में है ना, मीट में, प्रोटीन में, एग में, ये जो बता रहा था, यहाँ पे अभी और आ जाएगा अगर डिटेल्स में जाओगे तो। पेडी में कितना है, व्हीट में कितना है, पल्सेस में कितना है, ऑयल सीड में कितना है, राइट। कितना पर कैपिटा वो कंज्यूम करता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और हम यहाँ पे आपका फिर जो ये है क्या बोलते हैं उसको, फूड कंजम्पशन का एक स्केल होता है मापने का, कि कहाँ से कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो 0 to 9 स्केल के बीच में होता है, ठीक है। तो कितना स्कोर आपको मिला है ना। हर डिस्ट्रिक्ट का भी स्कोर होता है, किसने बेटर परफॉर्म किया, किसने कम किया। फॉर एग्जाम्पल जो लोएस्ट स्कोर है पश्चिमी सिंहभूम का है, वो आपका 5.85 है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट मतलब 0 से 9 का स्केल में होता है ना, कि किसने कैसा आपका डाइवर्सिटी कंजम्पशन में। ऑल राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैं अभी, और हाईएस्ट स्कोर है सिमडेगा का। सिमडेगा कितना है? 8.86। तो ये सब अभी मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैं 2 घंटा क्या 4 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ फूड सिक्योरिटी, इतना सारे मेरे पास पॉइंट है, और क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। पॉइंट ये है कि मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कितना बता सकता हूँ, मैं ये मेरा पॉइंट ये है कि आप क्या क्या कर सकते हो, और मतलब आपका जो ये है क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशन। और आपको पता है यहाँ पे आपको नहीं लगता कि जितने झारखंड सरकार के फार्मर का लोन्स है वो सब भी आ जाएगा?
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना तो बात ही की, उसमें कितना था जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया कृषि आशीर्वाद योजना, एक सेकंड फ्रेंड्स, उसमें हाँ यहाँ पे था ना, उसको क्या करता है, ये वाला था 5,000 रुपीज पर एकड़, है ना, देता है वो कितने एकड़ तक, अप टू 5 एकड़। मतलब अभी बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसको 5 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ, फूड सिक्योरिटी खत्म नहीं होगा, इतना इतना मेरे पास कंटेंट है। एक बार झारखंड कृषि ऋण माफी योजना चला है ना, 50,000 तक का पर फार्मर का, किसान का लोन माफी हो रहा है, ये सब किस में आ जाएगा, अवेलेबिलिटी में ही आ जाएगा। झारखंड किसान फसल राहत योजना आ जाएगा, ठीक है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, कम कृषक पाठशाला आ जाएगा। बहुत सारे हैं, मैं स्कीम ही मतलब कम से कम इससे रिलेटेड कम से कम मैं 20 स्कीम आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बिरसा बिरसा किसान योजना है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ठीक है। मैं ये उपार्जन पोर्टल बता ही दिया, फिर बजट में कितना प्रोविजन है, फिर उसके बाद आपको चाहोगे तो एक चीज और बता सकता हूँ आपको, मतलब थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब अब स्टोरेज कैपेसिटी बताया तो एफसीआई का जो है वो कितना कैपेसिटी को ये करता है, क्या करता है, आई मीन उसके भंडारण का कितना कैपेसिटी वो करता है, तो 2.25 है। फिर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का कितना है, स्टेट वेयर हाउस का कितना है, मैं पीजी बताया अभी आपको, है ना, पीजी बताया। फिर टोटल कितना हो जाता है, मतलब ये स्टेट लेवल का है, और पीजी मतलब प्राइवेट और पब्लिक का है, सबका कितना कितना कैपेसिटी है, बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, वही बोल रहा हूँ ना, प्राइवेट इंटरप्राइज गारंटीज का। तो कहने का मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी तैयारी करो तो ट्राई टू लिंक विद गवर्नमेंट, ओके, जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, रियल टाइम में के कैसे काम करता है, उस लेवल पे तैयारी कीजिए, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। और आप 40 क्या, अगर आपको 80 मार्क्स में भी पूछेगा, है ना, 800 वर्ड क्या, अगर आपको इसको डबल भी कर देंगे तब भी आपको फील नहीं होगा कि यार मेरे से छूट गया और मुझे आता नहीं था, ऐसा बहुत सारे मतलब ये है। अभी आप कुछ डाउट है तो पूछिए अभी आप। आनंद, नवनीत। सर अभी इंस्टेंट तो कोई डाउट नहीं है, पर हाँ जो जो पॉइंट बताए हम नोट कर लिए हम। हाँ हाँ सर Right. मेरा कहना था कि सर जो सिलेबस में सर जो टॉपिक्स मेंशन्ड है, हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली तो उसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो हम लोग को जो जैसे आप बता रहे हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, तो खुद का ही नोट्स बनाना चाहिए। तो सर जो टॉपिक्स बनाएंगे नोट्स सर वो कैसे बनाएंगे, जैसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय, फिर राष्ट्रीय आय की सामान्य अवधारणा, तो हम लोग को सर उस एक लंबे टॉपिक को छोटे छोटे मतलब टॉपिक में ब्रेकअप कर देना चाहिए क्या, या 600 से 800 वर्ड्स का आंसर राइटिंग के फॉर्म में टॉपिक बनाना चाहिए? यूट्यूब बोल रहा हूँ मैं भी, मैं जो भी आपको बताया अभी, उससे आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो टॉपिक में जितना कीवर्ड है उसी कीवर्ड के ही ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसी कीवर्ड को अच्छे से डील कर लेना चाहिए। मैं पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन देख के आपको कभी लगेगा कि नहीं मेरे को नहीं आता है, चाहे कोई सा भी पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, जी क्वेश्चन जी एकदम जी। आपको लगेगा कि 10th लेवल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से आपको मैटर ही नहीं करता है आप क्या लिख के आए हो और किस लेवल का, मैंने इसीलिए मैं आपको इतना डेप्थ में समझाया कि क्या क्या लिख सकते हो, बाकी क्या नहीं लिख सकता है। पॉइंट ये नहीं कि आप उसने क्या पूछा है, पॉइंट ये है कि आपने क्या क्या लिख के आए हो। टॉपिक कैसे बनाएंगे सर, मतलब सारा कंटेंट देखो, करंट से रिलेट करके करेंगे हाँ अरेंज? देखो देखो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए काफी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की अगर बुक्स अगर आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीआईबी अगर अगर पढ़ते हो, है ना, या तो योजना मैगजीन पढ़ते हो, तो ये जितना मैंने बताया ना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट में मिलेगा, ठीक है। पीआईबी पढ़िए, योजना मैगजीन पढ़िए, है ना, वो हर एक टॉपिक को योजना में, है ना, इस टाइप का डिटेल में डिस्क्राइब करके क्या हुआ रहता है। पीआईबी पढ़िए, हिंदू का एडिटोरियल को पढ़िए, है ना, ये एक दिन में आपको ओवर द नाइट डेवलप नहीं होगा, है ना। स्टैंडर्ड बुक जो बेसिक है वो तो
कितना टाइम लगता है पढ़ने में? अगर आप इस प्रोसेस में हो तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी 11-12 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इकोनॉमी का पढ़ोगे तो आपको ऑलमोस्ट इकोनॉमी का जो है ना थोड़ा सा कुछ रह जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, बट उससे कवर हो जाएगा, है ना। मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि आपका 80 to 90% 11-12 का इकोनॉमी कवर कर देगा बेसिक। जो एडवांस वाली बात आ गई, मतलब जो लिंकेज वाली जो भी आपको एक्सप्लेन किया, ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट का मैगजीन न्यूज़पेपर नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। पॉइंट इतना ही है, नहीं आप इसे इस टाइप का इंटरलिंक कर पाओ, क्योंकि अच्छा, क्योंकि आप देखो ना कि जो जितने सारी चीजें मैंने बताया आपको, कहाँ इतना सारा चीज एक जगह पे कहाँ मिलेगा बताइए अब? वो तो है सर, एक जगह पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। नहीं तो आप एक दिन में इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है कि आप डेली जो पढ़ते हो न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते हो, तो वहां से कोई एक पॉइंट निकाला तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये पॉइंट को मैं इस पेपर का उस टॉपिक के साथ इंटरलिंक कर सकता हूँ। हाँ सर। ये आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। हाँ सर। अदरवाइज आप सोचेंगे कि मेरा, आप अगर नोट्स बनाने की बात कर रहे हो ना तो एक सबका स्टैटिक नोट बन गया ना। फिर आप मान के चलिए कुछ नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है। अगर उसमें अगर आपको डायनेमिक अगर डेटा डालना हो तो क्या क्या डाल सकते हो? अगर नेशनल इनकम की बात करेंगे, है ना, तो सबसे पहले अगर आपको आपका आंसर को थोड़ा सा और उसमें केमिस्ट्री डालनी है तो आप उसमें जाएंगे थोड़ा सा। एक तो आप कंपेरिजन डालेंगे कि एक जो आपका डेवलप्ड कंट्री है उसका नेशनल इनकम किस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसका नेशनल इनकम कभी कितने है। हमारा जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग फेज में है, उसका क्या है। फिर आप वहाँ से कुछ झारखंड का, आई मीन झारखंड मतलब इंडिया का जितने स्टेट्स हैं उसका क्या रोल्स रहता है, कितना कंट्रीब्यूट रहता है। और अगर झारखंड का एग्जाम दे रहा है तो आप बोले कि झारखंड का नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। जीएस है ना, झारखंड का जीएसडीपी होता है स्टेट का। अब नेशनल इनकम में झारखंड का जीएसडीपी जो है कितना परसेंट शेयर करता है। तो ये रेट आपको कहाँ मिलेगा बताइए? कौन देगा? कौन सा बुक में देगा, कौन सा नोट्स में देगा? है तो नेशनल इनकम, है तो नेशनल इनकम, आपने नोट्स भी बना लिया, लेकिन क्या आपने बताया कि झारखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है? झारखंड का मिनरल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? नेशनल इनकम, फाइनली नेशनल इनकम बनता कैसे है? हर स्टेट का जीएसडीपी को ऐड करके ही तो बनेगा, राइट। स्टेट लेवल पे जीएसडीपी होगा, नेशनल लेवल पे जीडीपी होगा, और जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो आपका सेक्टोरियल एटलीस्ट परफॉर्मेंस झारखंड का होना चाहिए ना। अगर झारखंड का पीसीएस की एग्जाम लिख रहे हो तो भले आपका नेशनल इनकम है, बट झारखंड का कंट्रीब्यूशन के बिना तो नेशनल इनकम नहीं बनेगा ना, मतलब किसी भी स्टेट के बिना। तो वो चीज आपको कौन बताएगा? वो कैसे नोट बनाएगा? वो कहाँ मिलेगा वो डेटा? मेरा पॉइंट यही है। वो ऐसा सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन का नहीं है, हर 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 क्वेश्चन को आप ऐसा सोच सकते हैं। आनंद कुछ आपको डाउट है? नो सर, अभी तो नहीं है सर। पर हम इतना ही इनको मतलब जो समझ में आया है इस मीटिंग में कि ना थोड़ा डायनेमिक होना पड़ेगा, और मतलब जो चीज़ें जो बुक में है वो एक्चुअल नहीं है, मतलब वो वो हम वो सिविल उसको, सर्विस में काम नहीं आएगा। हाँ वो मतलब कहीं उससे नंबर ही नहीं आने वाला है। बिल्कुल उसको हर एक चीज़ से लिंक करना पड़ेगा, हर एक डायनेमिक जो आपने बताया, एनालिटिकल बिल्कुल। मेथड यूज करना, करंट अफेयर डाटा, गवर्नमेंट स्कीम का डाटा लेके, तो फिर वो मर्ज करके एक आपका एक्चुअल आंसर या जो अच्छा आंसर बन सकता है किसी एग्जाम के लिए। सिविल सर्विस में वही है। क्यों? देखिए आपका काम क्या है, सबसे पहले आप सोचिए कि इस जॉब प्रोफाइल को समझिए पहले आप। ये क्या करता है? ये नॉर्मल जॉब नहीं है। अदर एग्जाम और सिविल एग्जाम में यही डिफर होता है कि यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया जाएगा और यही सब स्कीम्स का आपको दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए जी सर। ग्राउंड लेवल पे। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में जाना पड़ेगा आपको। तो और अगर आप सिर्फ थियरी, और आप ये बताइए जो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं लगता कि जो मैं पढ़ा हूँ वो सामने वाला भी पढ़ के आया होगा? तो हाउ विल मेक ए डिफरेंस ऑन दैट? अपना कंटेंट सर सबसे अलग होना चाहिए, जो मतलब एकदम करंट से रिलेट करके हो और टू द पॉइंट हो, और थोड़ा सा रिप्रेजेंट ऐसा करें कि उसको लगना चाहिए कि मतलब
लड़का मतलब सोच इसका थोड़ा सा अलग है, इस टाइप से सर लिखना होगा। वही सर भी बात डिफरेंट हम बोलिए। लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो आंसर है ना वो नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा लेंदी ना हो। बस एग्जामिनर एक बार देख लिया तो मतलब उसको मतलब हर जगह की मतलब कहीं कहीं पीडीएफ भी लिख दिए तो मतलब समझ में आ रहा है क्या हम लिख रहे हैं वो फूड हाँ। सिक्योरिटी। अब पूरा फूड सिक्योरिटी को फिर से डिस्क्राइब करें नीचे तो फिर वो लेंदी हो जाएगा, फिर एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि बार बार एक ही चीज रिपीट आप कर। एक ही चीज को मतलब आप लेफ्ट से भी घुमा के वहीं पे पहुंच रहे हो, राइट से भी घुमा के वहीं पहुंच रहे हो, जी। है ना। और आप खाली उसको डाटा, एक लाइन लिखो, उसका डेटा देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे जाओ, फिर उसको बता, मतलब हर लाइन पे उसको नया नया चीज मिलना चाहिए। और फिर से हम लोग डाटा वगैरह पुट कर सकते हैं, किसी चीज़ का ग्राफ मान बस लीजिए अभी ये था जीडीपी ये है, उसको मतलब थोड़ा ग्राफ वे में दिखाएंगे तो वो थोड़ा यूनिक दिखेगा आंसर मेरा। बस 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 बस। और नहीं तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि जो कंटेंट मार्केट में है या तो बेसिक टेक्स्ट बुक्स में है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट मतलब दूसरे से अलग मतलब मार्क्स लेकर आएंगे, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का कमी तो किसी के पास है नहीं, है ना। इतने सारे यूट्यूब पे डेटा है ना, गूगल पे है, आपके इधर एआई आ गया है। तो जो स्टैटिक कंटेंट है वो सब ऑलमोस्ट मोरलेस सबके पास है ना। बट हाउ यू आर मेकिंग एप्लीकेशन ऑन दैट, यहाँ पे मैटर करता है, एप्लीकेशन पे काम करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, पीटी निकल जाएगा आपका, ऐसा नहीं है पे नहीं। मेंस का उसमें इंटरव्यू का भी कॉल आ जाएगा, तो पीटी मेंस इंटरव्यू का साइकिल है जब, क्योंकि इतना आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपका मेंस भी निकाल लोगे। लेकिन जब मेरिट की बात आएगी ना, वहां पे शायद फंस जाओगे। और यही यही जो मैं जो मतलब जितना मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, मतलब मैं बेसिक पे काम ही नहीं करता हूँ। मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ कि बताओ नेशनल इनकम क्या है, कितने तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, नो। वो तो मुझे लगता है कि जो इस लेवल पे आके तैयारी कर रहा है, जो ग्रेजुएशन करके या तो पढ़ भी रहा है खुद से या तो कहीं पे कोचिंग भी ले रहा है, एटलीस्ट उतना तो पता है ना। और नहीं पता है तो अगर जो इंसान इस प्रोसेस में आया है ना, इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि अब मुझे सिविल सर्विस तैयारी करना है, तो खुद से भी कर सकता है। वो बट वो इस एग्जाम का डिमांड ही नहीं है कि आप एज ए रोट लर्नर आओ, जो किसी ने बता दिया है उसी को आपने एज इट इज रट के आए हो और उसको छाप दिए हो। आपने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। और जेपीएससी में 40 मार्क्स का वेटेज, आप समझ सकते हो कि अब कितना डिमांड करता है आपसे कि क्या क्या उसमें टच पॉइंट होना चाहिए। क्वेश्चन देखने में आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब सिंपल लगेगा, क्वेश्चन देख के कभी नहीं लगेगा कि मेरे को नहीं आता है। और बताइए, कोई डाउट है आप लोगों का। नो सर। सर हम ओके, तो हम सेशन को बाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर हमको, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास ही है ना, तो फिर पूछ लीजिएगा इन केस यू विल हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक और सच थिंग्स। ओके। हम तो बस सर कहते थे ना कि अगर आप सर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे हाँ जब से, तो सर जितना टॉपिक है सारे टॉपिक का सर एक अपना कंटेंट बना करके सर 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन सकता है उस आधार पे सर आंसर राइटिंग करने रखते तो सर अपना काम सर आसान हो जाता। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है, तो वो हो वही सर सकता अगर है। आप करेंगे तो हम लोग वही करेंगे, सारा टॉपिक जो है पर डे का सर एक टॉपिक का टारगेट रखेंगे, उस टॉपिक का सर हम लोग डिस्कस करके फिर आंसर राइटिंग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सर। क्योंकि अभी एडवर्टीजमेंट का सर क्या सीन लग रहा है अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग मेंस का कोर्स सर कब तक कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं सर, जैसे आपका क्या लग रहा है क्या हो सकता है? देखो, मैं वही एक चीज बता दूं कि मैं जो रेगुलर जैसे टीचर होता है ना, मैं वैसे पढ़ाता ही नहीं हूँ, है ना। मैं नहीं पढ़ाता हूँ सब कि डेली आओ, अच्छा ये है, ये डेली 1 घंटा 2 घंटा, वैसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं आपका जो एडवांस वाला पार्ट है ना, एप्लीकेशन जैसे भी एग्जाम्पल दिया, मैं उस पर काम करता हूँ, है ना। तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, है ना। बेसिक आपको करना है। देखो, एंड ऑफ द डे तो आप ही को करना है ना, लिखना भी आपको है, समझना भी चीजें हैं, बट कैसे समझना है, क्या पढ़ना है, कैसे इंटरलिंक करना है, मेरा काम, मैं ही उतनी गाइड करता हूँ। और इतना से क्या होता है कि आपका फायदा होगा।
जितना ज्यादा मेहनत आप करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट आप डालोगे, है ना, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप उस प्रोसेस में ज्यादा जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा। मैं एज ए तो सर गाइड मेंस है। हाँ तक लग रहा है सर, जैसे हम लोग को मेंस का एग्जाम लिखना होगा, तो कब तक लगता है आपको कि संभव होगा मेंस लिखने का, डेट्स आने का? क्योंकि अभी तो इस ये 11th का जेपीएससी का प्रक्रिया पूरा करते करते सर कम से कम तो मई महीना चला ही जाएगा। अब देखो यार, इसमें मैं झारखंड का एग्जाम प्रोसेस में कुछ भी बोलना ना, इट्स लाइक अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। तो सर फिर तो भी फिर सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है सर? रखना पड़ेगा सर, कब तक कंप्लीट करना है सिलेबस हम लोगों को, ऐसे हाँ तो हाँ लगना हाँ चलेंगे। हाँ, ये आप टारगेट करते हो नोटिफिकेशन का फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल वही बोलूंगा कि अमर देखो, कुछ नहीं कर सकते दोस्त, है ना। जब तक ये क्लियर नहीं करेगा ना 11 जेपीएससी, तब तक तो नोटिफिकेशन नहीं पता है, बट कब करेगा क्या नहीं करेगा ये तो भाई झारखंड में कुछ भी कहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हाँ, अपना टारगेट ये होना चाहिए कि इतना तो पता है ना कि भले आज नहीं होगा, एक साल बाद तो होगा ही, 6 महीना बाद तो होगा ही होगा, एग्जाम तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बट झारखंड में यही एडवांटेज है कि देखो, सब कोई नोटिफिकेशन का वेट करता है कि नोटिफिकेशन आएगा, हम अपना स्टार्ट शुरू करेंगे, है ना, प्रिपरेशन। बट इस टाइम पे जो स्टार्टिंग से ही लगे, ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत लोग ऐसे भी हैं सीरियस कैंडिडेट जो बहुत कम होते हैं, और जेन्युइन सिलेक्शन उन्हीं का होता है कि भले नोटिफिकेशन आए ना आए, उसको पता है कि हमको ये चीज करना है, जब करना ही है तो फिर नोटिफिकेशन का वेट क्यों करें, राइट। तो वो उस प्रोसेस में लगे रहते हैं, अपना नोट्स रेडी करते हैं, कंटेंट को रेडी रखते हैं, और जो जो चीजें, जो जो टॉपिक पे उनको डाउट है या तो प्रॉब्लम है, उसको उसमें वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता है कि टाइम तो मिलने से रहा, तो और इस प्रोसेस में अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स आपको देना पड़ता है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो, ढंग से पढ़ेंगे तो, है ना, तो 10 to 12 मंथ ऐसे भी आपको लगना ही लगना है। सर जैसे आप बोले सर, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो प्री के टाइम डालना पड़ता है या मेंस के टाइम में डालना पड़ता है सर वो? झारखंड का फ्रेंड्स मेरे को नहीं पता यार, मैं झारखंड का एग्जाम में नहीं लिखा। एडवर्टीजमेंट आने तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ पब्लिशमेंट। अगर आज के दिन एडवर्टीजमेंट आता है तो आज के दिन डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं तो भी वो आप एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास डिग्री नोटिफिकेशन के डेट तक आपके हाथ में होना चाहिए, ये रूल होता है यहाँ पे। देखिए, एक एक और प्रियंका सर जुड़ी है। प्रियंका जी, इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। भाई, आप ऑलमोस्ट ज्वाइन किए हैं, हम सेशन जब बाइंड करने वाले हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा वर्क कर देते हैं आपके लिए, कोई नहीं। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्रियंका जी ज्वाइन की है अभी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। वो माइक्रोसॉफ्ट वाला मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए कोई वो नहीं, कोई नहीं। नहीं है, कोई हाँ नहीं, कोई नहीं। हाँ थोड़ा सा ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप अपना। सर अभी मेरा नाम तो प्रियंका हुआ, और मैं अभी वही 14 जेपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और हम्म। मैंने आपका यूट्यूब में देखा था, तो मैंने ही बात किया था एक बार डेमो क्लास के लिए आपसे। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, उससे पहले ही हमारा प्लान था एक्चुअली में, है ना, तो मैं सोचा कि आपको क्यों नहीं बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं। हम्म, तो ऐसे भी कोई नहीं है ना, ऑलमोस्ट जितना अच्छी चीजें बताया, इसको रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, है ना, मिस भी कर दिया अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा ये सब चीजें। तो ठीक है। अभी वही सब, जितना भी हमारा अभी क्वेरी वाला सेशन चल रहा है, Q&A वाला सेशन, तो इसमें आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो जो आपका पर्सनल क्वेरीज है ना, वो भी आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है सर। तो चलिए, हम लोग कहाँ पे थे अभी, नवनीत जी, नवनीत या अमर, कहाँ पे हम लोग सर थे अभी? वो हाँ एग्जामिनेशन का हाँ क्राइटेरिया हाँ रहते सर। हाँ, ओके। तो तो सर ये मेरा ये कहना है कि सर जितना भी टॉपिक दिया गया है, सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग अपना कंटेंट तैयार करते हैं, और एक 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन पाएगा उसको 40 मार्क्स के क्वेश्चन को बना करके आंसर राइटिंग अपने फॉर्म में करते हैं। ओके। तो आपको तो जब शेड्यूल बनाना होगा आप शेड्यूल बनाइए, हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमारे सेशन के साथ जुड़े हो तो आपको पॉजिटिव ही फीडबैक देना है, मैं ऐसा भी नहीं होता, मैं आई एम वेरी ओपन, ओके। इवन जो आपका मेरा नेगेटिव पॉइंट है, या तो जो मेरे को बताना चाहिए था मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, है ना, आई एम वेरी ओपन टू
लिसन। ओके, तो आप लोगों को ये सेशन क्या लगा कि जो नॉर्मल सेशन जो मतलब कोई किसी भी तैयारी का, खासकर पीसीएस लेवल का, जो नॉर्मल आपको पढ़ाया जाता है या तो यूट्यूब पे देखते हो, और मैंने जो अभी आपको बताया, कुछ मतलब डिफरेंस देखने को मिला आप लोगों को? दोनों एक एक मतलब आप अपना व्यू बता दीजिएगा। सर ये तो मेरा पहला सेशन था जो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मैंने ज्वाइन किया, पर काफ़ी अच्छा था। तो मैंने पहले भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं अपने 11th 12th के लेवल पे। तो आपने जो टॉपिक बताए, पॉइंट बताए, वो बहुत ही अच्छे थे। जो आपने बताया कि कैसे लिंक करना है एक आंसर को दूसरे आंसर से, और हाउ कैसे आप किसी दूसरे के आंसर डिफरेंट कर सकते हैं अपने आंसर में। जो आपने जो 2-3 नंबर का मास्क गेनिंग के बारे में बताया सर, वो काफ़ी अच्छा था सर। हमको नहीं लगा कि मतलब कहीं और, मतलब मुझे तो अभी तक नहीं पता था सर ये चीज़। राइट, ओके। बिल्कुल, आपको उतने ही हर क्वेश्चन में एज लेना है ना। अगर जितना ज्यादा मैक्सिमम एज लो सके तो वो और ही बेहतर है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बहुत ज्यादा ही एज ना ले सके हो, है ना। बट इतना भी ले, जितना बताया उतना भी ले, तो आपका काम तो हो गया ना उतना में। नवनीत जी बताइए, आप क्या लगा आपको? हाँ, आप तो आप तो सर पूरा सिलेबस को तो सर आपने अच्छे से डिफाइन किया, और साथ ही साथ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सबसे अलग कैसे लिखेंगे, ये बात लिखना है। क्योंकि अगर 5,000 बच्चे का सिलेक्शन, नहीं 5,000 नहीं है, लगभग, हाँ 5,000 बच्चे अगर मेंस में सेलेक्ट होंगे तो उसमें इंटरव्यू कॉल आएगा तो लगभग 900 बच्चों का आएगा। तो वो 900 बच्चे में सर जगह बनाना है, तो उसके लिए सर जो 17 क्वेश्चन मेंस में लिखना है जीएस का, वो सर एकदम ऐसा लिखना है कि कॉपी चेक करने वाला को लगे कि ये मतलब ऑफिसर बनने का क्षमता रखता है, डायनेमिक लिख रहा है, स्टैटिक पढ़ के नहीं आ गया है। इसके लिए सर ये टूल्स का यूज करना होगा, लाइक एआई हो गया, या जितने भी गवर्नमेंट के पीआईबी वगैरह मैगजीन्स होते हैं उनसे डाटा लेना होगा। साथ ही साथ सर रिप्रेजेंटेशन का अपना स्किल्स कैसे बनाना होगा, आपने इसके बारे भी बताया। तो सर मैं तो मतलब आपके साथ डे वन से ही आपके प्लान से सर जुड़ा हुआ हूँ, और आपके मतलब तो आपका मार्गदर्शन है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और आज भी सर मेरा बस ये कहना है कि अगर आप आधे घंटे का भी सर एक सेशन रखें हम लोगों के लिए ना, तो चूंकि पर डे सर इंटरेक्ट करेंगे ना तो कुछ अच्छा लगेगा। ये सर एक अगर आप समय निकाल सकते हैं तो सर हम लोग कंटेंट के ऊपर काम करते जाएंगे और आंसर राइटिंग करते चले जाएंगे सर, टॉपिक का नोट्स बना कर करके। तो ये सर मेरे ओर से एक सुझाव है कि प्रत्येक दिन सर अगर हम लोग आधे घंटे के लिए भी जुड़े तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ओके, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन मैं वही बताया कि फ्रेंड्स, जो मैं मेरा जो टारगेट होता है ना, मैं ये नहीं चाहता कि बच्चा को बिल्कुल जो स्पून फीडिंग फीडिंग होता है ना, कि बच्चा को खाने के लिए सिखाया, है ना, कि चलो भाई इंडिया सिविलाइजेशन है, कौन सा साइट कहाँ पे है, वो मुझे लगता है कि क्लास 6 में सब बच्चा को पता चल जाता है ना, ये सब चीजें। और जानते हैं सर, नहीं। बच्चा बच्चा भटकता कब है? जैसे हम लोग अपनी ही बात कर रहे हैं, मैं अपने संदर्भ में बता रहा हूँ कि अगर सर एक मार्गदर्शन में हम लोग चलते रहते हैं सर ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो अगर बैल को आप छोड़ दीजिएगा ना खुला घास खाने के लिए तो दूसरे का बाउंड्री पार कर भी आ जाता है। तो उसको सर क्लास में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो सर मैं एक शेड्यूल में अगर रहेंगे सर ना तो एक टारगेट एलोकेटेड हो कि आधा घंटा सर के साथ समय व्यतीत करना है, तो चलो आज का अपना आई वर्कआउट कर गॉट लो। आई गॉट इट, आई ये गॉट सर इट, मुझे आई। ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग पॉवेड पढ़ते हैं तो पॉवेड में सर क्या बताया जाता है कि लोक प्रशासन में प्रशासन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होगा, नहीं तो प्रशासन के अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे। तो बस सर बच्चा भी निरंकुश हो जाता है, वो दायां बायां भटकने लगता है। सर अंडरस्टैंड उसको अंडरस्टैंड। सर मार्गदर्शन की आवश्यकता है सर। Completely agree. Okay, okay, I'm not denying that. Okay, fine. Okay, I'll try my best. Okay, अब देखते हैं कि देखो, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना, बट हाँ, मैं वही बताया ना कि बच्चे का डिमांड क्या होता है, यहाँ पे दो ही चीज डिमांड होता है सर, नोट्स पीडीएफ। आप देंगे कि नहीं देंगे? और मैंने आपको बताया कि उस ये एग्जाम का पीडीएफ और नोट्स का डिमांड ही नहीं है। हाँ सर, तो सबको एग्जाम निकालता भी तो नहीं है सर, चयन 200, 250, 300 का ही होता है। तो बस। मतलब भीड़ से अलग बनना भी तो आवश्यक है। जिसको नोट्स और मांग रहा मांगने दीजिए, वो जिंदगी भर मांगते ही रहेगा। वही वही भी कह रहा है, जो जहाँ पे आपको काम करना है वो आप पूछ ही नहीं रहे हो ना, उस पर आप काम करने के लिए रेडी हो। आपको क्या चाहिए? सब कुछ रेडीमेड मिलना चाहिए, है ना। आपको लगता है कि मोबाइल पे सिर्फ पीडीएफ को स्क्रॉल करा, मेरा जेपीएससी जैसा एग्जाम निकल जाएगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं नहीं सर, हम लोग को 14th निकालना है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और इस बार निकालना है। और जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहां से बटोर रहे हैं, तो बस सर इस बार करना है, और कुछ दूसरा बात और है ही नहीं। और मैंने वही बताया, जितना मेरा अभी यूट्यूब चैनल पे आज का तो छोड़ दीजिए, है ना, जितना भी मैं आपको लग रहा हो कि ये चीज मैं बहुत रेडी करके आया हूँ, यूट्यूब में भी अगर आप देखेंगे तो जितना झारखंड का मतलब
जितना भी जेपीएससी को टारगेट करता है, जितना भी यूट्यूब चैनल, जितना भी टीचर, आप उन लोग का कंटेंट देखिए मेंस लेवल का। और हमने जितने भी डाले, हमने तो अभी कुछ ही पिछले साल से डालना शुरू किया ना। आप हर टॉपिक में आपको डिफरेंस दिखेगा, जरूर दिखेगा, है ना। और इसलिए यहाँ पे ना मीडियम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे डील करता ना आप लोग। अभी जो भी बताया, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा होता, चाहे तो इंग्लिश मीडियम का होता, कोई प्रॉब्लम होता? कुछ नहीं होता। क्यों? मैंने आपको कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि इंग्लिश और इंग्लिश मतलब दिक्कत होता। मैं तो कॉन्सेप्ट पे डील किया। राइट, एक और आ गया प्रदीप करके। उन लोगों को मैं सबको 11 बजे का टाइम दिया था, सब अभी 1 बजे के आसपास जो साढ़े पौने बाद। हाय प्रदीप। के कोई नहीं, थोड़ा बहुत ही लोग को भी कवर कर देते हैं। प्रदीप जी काफी लेट जुड़े आप। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप। बीच में आप जुड़ गए। सर मैं थोड़ा जर्नी में था, ट्रेन एकदम 5-6 घंटे लेट थी। ओके जस्ट ओके। अभी आ ही रहा हूँ जस्ट करते। कोई नहीं, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ऐसे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अब मैं जेपीएससी मेन तैयारी करने के लिए सर जुड़ा हूँ मेंस की, और अभी मेंस एग्जाम लिखा हुआ, इंटरव्यू मेरा ये है पेंडिंग है। अच्छा, इस बार का ना 11th वाला? जी जी, इस बार के लिए देना है इंटरव्यू सर। और नोट्स देखा आपका कुछ टेलीग्राम पे, अच्छा पसंद आया आपका नोट्स, बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप के नोट्स है आपके। अच्छा तो अच्छा। सोचा सर जोड़ता हूँ फिर आपसे। ओके ओके। और अभी तो रांची घर है मेरा, बट रहता बिलासपुर में हूँ, जॉब करता हूँ वहाँ। हाँ हाँ, ओके ओके। तो अभी तो शायद बोलने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने अब हमारे पास 20 मिनट बचा है ना। जी तो जी सर। लास्ट ईयर जितने हमारे मेंस के बच्चे जुड़े थे ना, हम्म। एक भी फ्रेशर नहीं थे। क्यों? अच्छा। क्योंकि फ्रेशर को पता नहीं होता है कि इस एग्जाम का डिमांड क्या है। उसको लगता है कि जहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, जहाँ पे पीडीएफ मिल रहा है, जहाँ पे नोट्स मिल रहा है, वही सब कुछ है। जी। और हम लोग हमारे सर साथ जानना जो चाहेंगे सर प्रदीप सर से कि सर आप हाँ, जॉब करते करते मतलब कैसा सर प्रिपरेशन किए कि आप मेंस तक पहुंच पाइए, तो उपलब्धि का विषय है सर, जरा 2 मिनट अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। उपलब्धि तो मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो आपका पीटी क्लियर होना चाहिए बेसिक बुक से, और कंटिन्यू करना है। मतलब तैयारी करना तो कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है कि आज भी मन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। एक टाइम स्लॉट होना चाहिए कि मैं 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी मैं पढ़ता हूँ वो डेली पढूं। उससे कनेक्टिविटी से ना आपका फिर वो सारा नॉलेज पाइल अप होने लगता है, फिर आसान होता है एग्जाम निकालना। मैं अभी खुद और सर गवर्नमेंट सर्विस में अभी भी हूँ, खुद ही हूँ, तो पहले भी तो एग्जाम मेन निकाल लिया हूँ इसलिए। जी। मेन के लिए आपने नोट्स बनाया था या कहीं से नोट्स किया था, अरेंज कैसे किया था सर? मेंस के लिए हाँ, नोट्स मंगाया था कहीं पे, किसी इंस्टीट्यूट का था नोट्स मेरे पास, उसका मंगाया था। बाकी मैं खुद से बहुत अच्छा। मेहनत करके बनाता था नोट्स, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं उतना प्रॉपर जस्टिस कर पाऊँ अपने नोट्स के साथ। तो जब सर का नोट्स देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, ये बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स बना हुआ है, जैसे मैं चाहता हूँ उस टाइप से बना हुआ है। जब जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि मेरे को बहुत पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसका क्रक्स निकलता है। अब कोई ऐसा टीचर रहते हैं जो बना के दे देते हैं क्रक्स को, तो मेरे को डायरेक्ट उसको टू द पॉइंट लिख देता है एग्जाम में, मेंस में, तो उससे मार्क्स फेच हो जाते हैं। मगर अभी क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूँ नोट्स मेकिंग पे, टाइम इशू होता है मेरे पास उसके लिए। ये चीज़ कंसर्न है मेरे साथ। नहीं नहीं, ये तो है ही, सर का तो पूरा डायमेंशन ही बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया है, हम लोग को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक अच्छा एक मार्गदर्शन मिलेगा सर के मार्गदर्शन में। जी सर, सर का तो बढ़िया है, उनका नोट्स देखा हूँ मैं, बढ़िया है। तो देखिए, मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि स्टैटिक पे आप रिलाई रहेंगे ना, तो आपको कभी मेरिट बनेगा नहीं। कटअप हो सकता है कि आपका क्रॉस कर जाए, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगा ना, उस पर नहीं जा सकते आप, जब तक आपका आंसर डायनेमिक ना हो, करंट अफेयर से फुल्ली लोडेड ना हो आपका आंसर। देन अगेन, करेक्ट करेक्ट। और पीटी साइकिल, पीटी मेन साइकिल का जो मैंने बताया आपको, आप उसी हम्म। चक्कर आपको लगेगा कि आपको दिल से थोड़ा लगेगा कि अच्छा, मेरा तो मेंस दे दिया, इंटरव्यू में भी शायद कॉल आ सकता है, बट जब मेरिट बनेगा नहीं होगा, तो फिर होता है ना कि अच्छा इस बार नहीं हुआ, अगले बार दूंगा। बट जब तक आपको अपने आप को चेंज ही नहीं करोगे, मैं जो जितने सारे भी एग्जाम्पल आपको बता दिया वो है ना, आपको जो जो मिस कर दिया उसको आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप लोगों को देख लीजिएगा। तो जो मैंने आपको बताया, अगेन रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जी जी तो सर, जब तक मैं वो, देख लूंगा उस पर, वो हाँ हाँ, शॉर्ट वीडियो वही, देख लूंगा। वही कह रहे हैं कि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप वही इस एग्जाम का
डिमांड इट्स नॉट दैट कि आपने 10th कहाँ से किया है, कितने अच्छे से कॉलेज से किया है, स्कूल से किया है, आईआईटी का या एनआईटी से किया है, और उस लेवल का नहीं डिमांड है। ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे नहीं। आप एप्लीकेशन पे कितने काम किए हो, कितना पकड़ है, करंट अफेयर पे कितना पकड़ है, टॉपिक इंटरलिंकिंग पे कितना पकड़ है, इफ दैट इज देयर देन यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सर्विस। अदरवाइज मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता हूँ चीजें ना, बट आपको काम करना है एप्लीकेशन पार्ट पे। कहने का मतलब ये है, बॉटम लाइन इज यू हैव टू वर्क अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक कॉन्सेप्ट। राइट सर, राइट। प्रियंका जी आपका कुछ बोलिए, आपका, आप भी बहुत लेट से जुड़े, आप जो भी क्वेरी है क्लैरिफाई कर लीजिए। नहीं नहीं सर, वो सुन लेंगे पहले, फिर देख लेंगे, उसमें जो रहेगा फिर आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अमर जी आपका, इफ एट ऑल यू हैव एनी पेंडिंग क्वेश्चंस, नवनीत जी, अदरवाइज वी कैन फाइंड द सेशन। नो सर, थैंक यू सर। सर ओके, एक थैंक यू वेरी क्वेश्चन मच। मेरा है। अच्छा था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ये तो मेरा काम ही है ना, तो नो नीड टू मेंशन एनीथिंग, बट यस, अगर आपको भले कहीं पे ज्वाइन करना हो, नहीं करना हो, सेल्फ ही करना है स्टडी, बट जब तक आप भीड़ से नहीं अलग करोगे, है ना, नोट्स पीडीएफ के चक्कर के जाल से नहीं फंसोगे, खुद आप एफर्ट नहीं डालोगे, खुद अपना शॉर्ट नोट्स, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या नहीं, तब तक फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा मार्क्स में, मेंस में। दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू से। ओके, और आई हैव टू से, अदरवाइज ऑल द बेस्ट। ओके, एंड कीप सर इन ये टच। आप क्या क्लास लेंगे सर, मेरे को थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे? क्लास हाँ मैं लेंगे? हाँ मैं वही पॉइंट सबको बता रहा था कि जो रेगुलर क्लास होता है ना, कि जी। और जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो काफी बेसिक लेवल पे डिस्कशन की जाती है ना, वेस्टिंग ऑफ टाइम, कि वही आपका, चलिए पता है कि प्रियम्बल क्या है, अगर पॉलिटी की बात कर ले, है ना, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है, कौन कहाँ पे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है, ऑल दैट। सिमिलरली नेशनल इनकम क्या है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया वेरी सिविलाइजेशन क्या है ना, उस पर हम क्यों टाइम देंगे, ये बताइए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपने बताया कि सीरियस स्टूडेंट है, तो पीटी क्लियर हो जाएगा, आप अपना पढ़ाई कर लेते हो, खुद से भी कर लेते हो, राइट। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए किसी टीचर से कि हमको आके जो बेसिक चीजें हैं वो हमको बता देगा, खासकर स्टैटिक कॉन्सेप्ट, है ना, देन यू आर नॉट जस्टिफाइंग विथ योर सेल्फ फर्स्ट। करेक्ट। अगर आप इतना करेक्ट सर। करते हो, तो आपको एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट इतना होना चाहिए कि भाई हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स में कंटेंट को, अगर पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करने में, कौन सा पॉइंट डेटा को कहाँ पे इंटरलिंक करें, है ना, सब्स्टिट्यूट करें, और हमारा फ्लो नहीं बन रहा है, डायग्राम नहीं बन पा रहा है, एप्लीकेशन पे हम नहीं बना पा रहे हैं, हमको नॉलेज है मेरे पास बट आई कैन नॉट प्रेजेंट इट, मतलब एप्लीकेशन अगेन व्हेन इट कम्स द एप्लीकेशन की वहीं पे आपको मिसिंग है, लेगिंग है, तो हम उसी चीज पे काम करेंगे। बट इस सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, बट रेगुलर जैसे होता है ना कि डेली क्लास चल रहा है, हम चलो आज हम पढ़ रहे हैं कि चलो मौर्य काल पढ़ रहे हैं, है ना, या तो कुछ हम साउथ इंडियन का कुछ किंगडम पर, साउथ इंडियन किंगडम पढ़ रहे हैं, राइट, चोला चेरो वगैरह वो पढ़ रहे हैं। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आइए, आपको लगता है कोई डाउट है तो उसमें हम जिक्र कर सकते हैं, बट अगर आप टीचर के भरोसे रहेंगे कि मेरा वो सिलेबस करा देगा, एक एक टॉपिक को हमको डिस्कस कर देगा, हम आएंगे क्लास ज्वाइन करेंगे, सर पीडीएफ दे देंगे, नोट्स दे देंगे, मेरा काम हो गया। इस स्पून फीडिंग वाला हम नहीं करने वाले ना, हम कर पाएंगे, है ना भाई। जो जिसको लगता है कि हाँ हम अपने साइड से 80% एफर्ट डालेंगे, सर कम खाली मेरा पास गाइडेंस रहेगा 20%, थोड़ा कंटेंट वो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो जो मिसिंग है या डायनेमिक कंटेंट वो आपको मिलेगा, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, दूसरे से अलग कैसे होना है, उस 20% में आपके साथ काम करूंगा। क्योंकि देखिए, आप जितना घिसोगे उतना चमकोगे आप, मैं जितना घिसूंगा चमकूंगा मैं, फिर आपको बेनिफिट क्या होगा ये बताइए। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है नहीं। कि मैं, मतलब ऐसा होता तो अगर मैं एक सेकंड दीजिए पढ़ देना, तो ऐसा होता जी मेरे जी को जी। सब स्टूडेंट को मेरे को अगर अट्रैक्ट करना होता, हम आपको सब दे देंगे। जैसे जनरली कोचिंग में क्या होता है, कोई भी अगर डेमो क्लास होता है, आपको नोट्स मिलेगा, हर टॉपिक का मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कि मेरे के अलावा, मतलब कोचिंग के अलावा या तो मेरा ना जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्लियरली अगर आप समझते हो प्रोसेस को, सिविल सर्विस को, मतलब क्लियरली हवाबाजी है। ऐसा कोई नहीं है कि बोलेगा कि मेरा से पढ़ो बाकी कुछ मत पढ़ो। अरे कि आप डायनेमिक को कहाँ से ऐड करोगे, कितना नोट्स बना के देखो स्टूडेंट को स्टैटिक के साथ, कैसे समझाओगे कि इसको लिंक करना है, किसी का नोट्स अगर पढ़ना है, नोट्स पढ़ के सिविल सर्विस करेक्ट होता तो सब कोई नोट्स नहीं पढ़ता। अगर आप, वो है ही नहीं इस एग्जाम को, अगर सही सही से कोई समझता है इस एग्जाम को तो। नोट से तो कुछ नहीं होगा सर, नोट से कोई भी कितना भी कुछ करवा ले, किसी के नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है।
एट बट लास्ट आपको खुद ही मतलब बच्चे को खुद ही करना पड़ता है वो चीज को। वो चीज कौन हाँ समझेगा? आप गए हैं इस फेज में तब समझ रहे हैं, बट जो फ्रेशर्स है या तो नए बच्चे हैं, मार्केट में ट्रेंड भी चलता है, झारखंड में नोट्स का कल्चर ही है, राइट? मगर बेसिक मटेरियल सर सबके पास एक होना चाहिए। जैसे चोला डायनेस्टी के बारे में ही आ रहा है तो एक बेसिक हाँ मटेरियल मेरे पास होना चाहिए कि हाँ ये चोला डायनेस्टी है, इसका प्रॉस कौन जो भी है वो चीज हाँ, होना चाहिए। देन उसके बाद आपको आंसर राइटिंग उसमें करना है, फिर आपका फिर जो अलग से जो आप देते हो राइट, वो सही रहेगा फिर। वही मैं बोल रहा हूँ और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई कैन प्रोवाइड इट। बट मैं जो आपके साथ काम करूंगा वो एप्लीकेशन पे काम करूंगा। मतलब सर सारे टॉपिक का सेल्फ कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा, प्रदीप सर जो मीन्स लिखे आप यही कहना चाह रहे हैं, है ना? जी सर भी शायद वही बोल रहे होंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब कहना था मतलब कि नोट के जैसे पीछे मत भागो, अपना कंटेंट खुद बनाओ। नहीं जहाँ तक मैं मेरे को समझ में आया, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है तो उसका कंटेंट तो आर एस शर्मा बुक में भी है, एंशिएंट इंडिया में भी है। तो सर आप फिर उसमें फिर अलग से मतलब कैसे कराएंगे सर उसमें आप? देखो वही बोल रहे हैं, देखो कुछ टॉपिक है ना, स्टैटिक कंसेप्ट है ना, आप हिस्ट्री में ज्यादा कुछ करामती कर नहीं पाओगे, खास नहीं कर कर पाएंगे। खास कर स्टैटिक, है ना। और हम्म वो स्टैटिक में आप ज्यादा दूसरे से मार्क्स फेच भी नहीं कर पाएंगे। तो हम्म आपका आपका टारगेट और स्ट्रेटजी ये होना चाहिए को जो जितने भी डायनेमिक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल पेपर 5 इकोनॉमी वाला पूरा का पूरा डायनेमिक हो गया। आपका पूरा साइंस वो। एंड पूरा साइंस एंड टेक है ना, इन्वायरमेंट, ये सब क्या है पूरा का पूरा। फिर इवन की आपका एग्रीकल्चर पूरा का पूरा हम्म डायनेमिक है ना, कि हम्म रिसेंट टाइम में सॉइल का क्या चल रहा है, क्या भी है ना, झारखंड में क्या सिचुएशन है, उसका आपका सिंचाई का क्या सिचुएशन है, नल के थ्रू कितना हो रहा है, नहर के थ्रू कितना हो रहा है, प्लस है ना आपका जो बहुत सारी चीजें हैं आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब करने का मतलब कि पूरा इस मोर ऑफ डायनामिक। तो जहाँ पे आपका स्कोप बनता है वहीं पे आप कर सकते हो, मतलब जबरदस्ती हिस्ट्री में नहीं ना डाल सकते करंट अफेयर्स, या तो उसको और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो है सो है। जी सर। पेपर 2 में तो सर नहीं बन रहा है, पेपर 3 जिसको बोल रहे हैं हिस्ट्री हम्म, ज्योग्राफी वाला, उसमें तो बहुत कुछ स्कोप नहीं है। मगर हाँ पॉलिटी लेकिन में है। लेकिन उसमें भी है प्रदीप जी, देखिए अगर आप देखोगे तो झारखंड का एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाला जो टॉपिक है ना, हम्म उसमें भी बहुत सारे आप है मेरे पास कंटेंट, वो आपको इकोनॉमिक हम्म सर्वे में देखने को मिलेगा, है ना। तो जहाँ पे स्कोप है मैं वहीं पे आपको वो बता दूंगा आपको, बट जो मैं बताया कि 80% आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। आप टीचर पे भरोसा करो कि अच्छा टीचर ने तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं, है ना, जो जिसको एक्सपीरियंस देना होता है बेसिकली, है ना, वो अपने पे बिलीव नहीं रखते हैं, वो टीचर पे ही सब कुछ डालना चाहते हैं, तो फिर वो आप भी समझते हो। क्योंकि देखिए जेपीएससी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस इज डिफाइंड, है ना, उससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। खाली आपको उसका डायमेंशन को ऐड करना है, उसका स्कीम्स पे मतलब करंट अफेयर्स पे जाना है। ये वेरी मच यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन एज वेल, आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाओगे यहाँ पे। बात तो सही है सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेंस का जो मेरा, अगर आप टेलीग्राम का देखेंगे वीडियो भी होगा, इकोनॉमी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आया ही आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मेरा पिछली बार जो शॉर्ट नोट्स दे दिया था मैं, क्योंकि आपको पता है ना कितना गैप कम आपका था, कम पीटी और मेंस के बीच में, तो हम्म डायरेक्ट एक एक लाइन का मैं दिया था, और वही सब क्वेश्चन आपका मेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वहां पे पास आता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, पॉलिटी का था, सब, तो यू कैन वेरी मच प्रिडिक्ट एज वेल। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो जेपीएससी करेक्ट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। राइट सर राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर लगता है कि सप्ताह में 2 दिन है ना, या तो बीच में कभी छुट्टी हॉलीडे अगर इसका मतलब किस टाइप का हो गया, तो इस टाइप का हम लोग वन मतलब इस टाइप का मीटिंग में ज्वाइन करके जो भी क्लैरिटी है, मतलब क्वेरीज है, या तो जो डिस्कस करना हो वो कर सकते हैं वीकली ट्वाइस, और इनकेस अगर जरूरत पड़ेगा तो मतलब थ्राइस भी कर सकते हैं। बट आपको रेडीमेड जो होता है ना, स्पून फीडिंग वाला बोल रहा हूँ कि वो एक्सपेक्ट करके मत, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमको आपको लुभाना होता मतलब होता कि यहाँ सब मिल जाएगा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैं क्यों बोलूंगा वो चीज, हमको करना ही नहीं है तो, और जो इस एग्जाम का नीड ही नहीं है, सही है सर। हाँ जो है सो ओपन है। दैट्स ऑल, एंड इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन वी कैन वाइंड द सेशन।
रिकॉर्डिंग आप लोगों को शायद या तो शेयर कर दूंगा, और देखता हूँ अगर सही है तो यूट्यूब पे भी आई कैन पब्लिश इट, सो यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हो। ओके ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक्स, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।